start? एक मिनट मैम, just yes ma'am, we can go live now. यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। एकेडमी ऑफ रोग निदान की तरफ से जो ये सिंगल लेक्चर सीरीज हम लोगों ने आयोजित किया हुआ है, इसकी कड़ी में आज हम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट ऑफ मूत्र परीक्षा इस विषय पर व्याख्यान सुनेंगे डॉक्टर AC कार सर से। रोग निदान में रोगी रोग परीक्षा का अत्यंत महत्व है और जब तक हम रोगी परीक्षा नहीं कर लेते तब तक व्याधि का निदान जो है वो अधूरा रहता है। जब तक हम पेशेंट के संपर्क में ना आए, पेशेंट को पूरी तरह से एग्जामिन ना करें, तब तक वो हमारा जो डायग्नोसिस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए रोगी परीक्षा जो है इसका अत्यंत महत्व है और इन रोगी परीक्षाओं में हमारे आचार्यों ने बहुत सारे अलग अलग तरह से परीक्षाएं बताई है। त्रिविध परीक्षा, पंचविध, षडविध, अष्टविध, दशविध। अष्टविध परीक्षा का थोड़ा ज्यादा महत्व है, हमारे सभी आचार्य मानते हैं और आज भी हम चाहे OPD पेशेंट हो, IPD पेशेंट है, तो उसमें अष्टविध परीक्षा जो है वो जरूर करनी चाहिए। ये अष्ट स्थानों की परीक्षा जो है ये हमें बहुत कुछ व्याधि से संबंधित, रोगी से संबंधित जो है चीजों का हमें आकलन कराती है और इसके कारण से अष्टविध परीक्षा का अत्यंत महत्व है। तो इस अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत जो है हमने नाड़ी परीक्षा पहले देखा था और आज जो है हम मूत्र परीक्षा के बारे में, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट जो मूत्र परीक्षा का है उसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर गणेश से विनती करती हूँ कि वो धन्वंतरी वंदना जो है वो स्टार्ट करें और कार्यक्रम की शुरुआत करें। साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। हेलो, साउंड नहीं आया डॉक्टर गणेश? साउंड नहीं आया क्या मैम? नहीं। फिर से करो क्या फिर? ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर। ओके मैम, सर यू कैन स्टार्ट नाउ। To start with today's lecture, I invite Dr. AC Kar sir. Dr. AC Kar is presently working as a professor in Department of Rog Nidan and Vikriti Vigyan in Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Sciences, Banaras, Hindu University. He is MD and PhD in the subject of Kaya Chikitsa from Banaras Hindu University. He has been head of the department for 3 terms. He is having more than 24 years of experience. He has worked in CCRS New Delhi in various capacities
and left CCRS when he was working as Assistant Director Ayurveda in 2007. Then he joined Banaras Hindu University as a reader in the Department of Vikriti Vigyan. He has published more than 110 articles and research papers in reputed national and international journals. He is author of book Parasitology in Ayurveda. He is editor of Gambhir Vyadhi Nidan Chikitsa. He has received awards like Dhanvantari Award in 2012 by Odisha Ayurved Seva Sansthan and Vidya Durlabh Award in 2019 by Astha Foundation, Odisha. His areas of expertise are Ayurvedic diagnosis, prognostic aspects of diseases, validation of Ayurvedic prognostic techniques. So now I invite Dr. A.C. Karsar to please deliver his lecture. Welcome, sir. स्क्रीन आ रहा है अभी हाँ जी और मैं ऑडिबल हूँ सबको? हाँ जी सर। जी सर। ओके ओके, थैंक यू। सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े होंगे, उनको मेरा शुभाशीष। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे मूत्र परीक्षा के ऊपर जो आयुर्वेदिक एस्पेक्ट्स हैं उसको शेयर करने के लिए आप लोगों के सामने मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जो मैंने अभी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आपके सामने, इसमें सारे श्रेय जो है मेरे स्टूडेंट्स को ही जाता है। जितने मेरे एमडी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत की तो ये काम सफल हुआ। तो लेक्चर के प्रारंभ से मैं ये कहता हूँ कि ये जो भी मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ ये सारे क्रेडिट मेरे स्टूडेंट्स को ही जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि आयुर्वेद के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनं च। इसमें दो बातें हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षा करना है और जो रोगी है उसकी चिकित्सा करना है। जो रोगी है जो चिकित्सा करना है जिसको, उसके लिए हमें चरक ने त्रिसूत्र को ज्ञान दिया। त्रिसूत्र का ज्ञान दिया जो है हेतु, लिंग एंड औषध। इन तीनों में से हमारा जो सब्जेक्ट का रिलेशन है वो हेतु और लिंग से है। हेतु सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद लिंग शब्द जो है वो पूर्वरूप, रूप, उपसय, संप्राप्ति को ही इंक्लूड करता है। वो व्यापक शब्द में यूज किया गया लिंग को। तो हेतु और लिंग जो है वो टोटल पंचनिदान को ही कवर करता है। तो हेतु लिंग को ज्ञान के लिए चरक ने एक, सभी को पता है कि एक सूत्र दिया है कि रोगमादौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम ततः कर्म भिषक पश्चात ज्ञान पूर्वं समाचरित। स्क्रीन में कुछ लाइनिंग आ रही है। आपने वो अनोटेशन टूल ऑन कर रखा होगा कर साहब। अनोटेशन टूल आता है जूम में, वो आपने ऑन कर रखा होगा आपके प्रेजेंटेशन में, उसको आप ऑफ कर दीजिए। कहाँ मिलेगा ये आपके स्क्रीन पे ही मिलेगा, ऊपर राइट हैंड साइड में। हाँ ऊपर में कहाँ है? एनोटेट सर व्यू ऑप्शंस में आएगा। अच्छा एनोटेट हाँ। इसको ऑफ करना है। इसको तो मैंने ऑन तो नहीं किया मैंने। अपने आप हो गया होगा। तो अच्छा क्लोज कर दें इसको। हाँ सर। एक मिनट, बार बार आ रहा है। इसमें मैंने हाथ भी नहीं लगाया उसमें। सर हो गया सर। ओके ओके यस यस। सो ये जो श्लोक है, इसमें दोबारा आ रहा है। हेलो। हाँ जी
सर मुझे कुछ मेरे यहाँ से नहीं, ये तो आपके इसमें होगा सर शायद। नहीं, मैं तो इसमें किसी किया ही नहीं हूँ, उसमें पता नहीं। मैं क्लियर ऑल ड्राइंग्स कर दिया हूँ उसमें। हाँ, अभी सर उसके बाजू में सेव ऑप्शन है, उसके बाजू में रेड डॉट क्रॉस है। हाँ तो हाँ, उसे वो क्लोज क्लोज कर दीजिए सर आप। फिर भी आ रहा है डीजे कौन। सर मैं एक बोलूं क्या बात, वो डिसेबल्ड एक ऑप्शन रहता है, वो डिसेबल करना पड़ता है, वो करने के बाद स्क्रीन का कोई कुछ नहीं कर सकता फिर। अच्छा, होस्ट को करना पड़ेगा कि जो प्रेजेंट करे उनको करना है? होस्ट है ना, उसको करना पड़ेगा। वो डिसेबल्ड होने के बाद स्क्रीन पे कुछ आएगा नहीं फिर। अच्छा मैम, कहाँ पे मिलेगा ये ऑप्शन? मोर में रहता है वो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो, और उसमें डिसेबल करके आता है वो ऑप्शन। वो स्क्रीन पे कुछ दूसरा अगर अच्छा, कोई करता है ना तो वो भी स्क्रीन पे आ जाता है सर। मुझे यहाँ पे मोर में सिर्फ स्टॉप लाइव स्ट्रीम ऐसा ही आ रहा है। अच्छा सर ये अपने आप नहीं हो रहा है सर, ये बच्चे कर रहे हैं सर, जो ज्वाइन हुआ है हाँ वो कर रहा है सर कोई। हाँ, तो वो डिसेबल्ड करने के बाद ना, हो अगर गया ज्वाइन लग करने हाँ हाँ अब हो गया लग रहा है। हाँ हाँ, ओके सर, ओके, नाउ यू कैन कंटिन्यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो जो श्लोक है, जो इसमें मेनली इम्पोर्टेंट, जो दीप्ति मैडम ने कहा कि रोगी रोग परीक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हेतु लिंग के ज्ञान के लिए हमें रोगी रोग परीक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। जो चरक ने भी यही कहा है कि चिकित्सा बाद में है, लेकिन पहले रोगी और रोग परीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी कड़ी में बहुत सारे परीक्षा बताई गई है, लेकिन जो आज के विषय है तो उसमें अष्टस्थान परीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक् और आकृति। हम लोगों ने नाड़ी परीक्षा के बारे में उपाध्याय जी का लेक्चर सुना लास्ट सैटरडे। और ये जो 8 स्थान है, हमें ये लगता है कि 8 स्थान क्यों बताया गया है, क्योंकि ये जो 8 स्थान है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो व्याधि होती है तो पहला चेंजेस इसी स्थान पर ही आता है, ये दृश्यमान होता है जो चेंजेस। इसलिए ये 8 स्थानों को इम्पोर्टेंस दी गई है बाकी स्थानों से, इसलिए जो है। और नाड़ी के बाद मूत्र परीक्षा जो सेकंड प्लेस में रखा गया। अगर सीरियली देखें तो मूत्र का भी इम्पोर्टेंस बहुत है। इसके बाद मल का है जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक् और आकृति। तो आज जो मूत्र परीक्षा के जो मेरे टॉपिक है, इसे मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि 40 to 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करूं, जो टाइम समय की पाबंदी दी गई है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा से ही यूरिन बनता है, और ये एक ऐसा टिश्यू बायोप्सी है जिसको कलेक्ट करने में कोई पेन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड टिश्यू बायोप्सी। और ये जो है हमें बहुत इकोनॉमिकली वे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत क्विकली मिल जाता है जो मूत्र परीक्षा करते हैं, क्योंकि जब से कॉम्पोजिशन में कोई भी अल्टरेशन होता है, वही अल्टरेशन हमको हेल्प करता है डायग्नोसिस करने में, बहुत सारे डिसऑर्डर्स को डायग्नोसिस करने में हमें हेल्प करता है। पार्टिसिपेंट्स को देखें तो इसमें बहुत जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो 95% ऑफ वाटर, ये मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ कि आयुर्वेद में भी यही कहा गया है कि 95% वाटर है, और ये बाकी जो 5% है उसमें सॉल्यूट्स है। तो मेन वाटर पर्सन। हमें व्हाई डू वी नीड यूरिन एग्जामिनेशन? मोस्ट ऑब्वियसली रेनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज का डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक और सिस्टेमिक डिजीजेस हैं जो डायरेक्टली किडनी से रिलेटेड नहीं हैं, उस तरह के डिजीज के लिए भी हमें डायग्नोसिस करने में ये सहायता करता है। और व्हाट आर द कॉमन यूजेस ऑफ यूरिन एनालिसिस? हम स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, डायग्नोसिस के लिए करते हैं, और मॉनिटरिंग के लिए करते हैं। तो रैंडमली स्क्रीनिंग करते हैं जनरल डायबिटीज मेलाइटस के लिए, और कोई एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया है उसके लिए करते हैं। और सिलेक्टिवली जैसे एंटीनेटल केयर में किया जाता है स्क्रीनिंग, और हाइपरटेंसिव पेशेंट। डायग्नोसिस जनरली रेनल डिजीजेस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेकेंडरी रेनल डिजीजेस। और मॉनिटरिंग के लिए जैसे डिजीज का प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है, नेफ्रोपैथी है कि नहीं, ड्रग टॉक्सिसिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए गोल्ड थेरेपी पहले चलता था, ड्रग कंप्लायंस एंड रिफार्मेशन थेरेपी। बहुत सारे ड्रग्स जो यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं तो उसके थ्रू मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग।
कलेक्शन सभी लोग जानते हैं, मैं जस्ट ब्रीफली जस्ट करता हूँ कि फास्ट मॉर्निंग सैंपल इज प्रिफर्ड, जनरली क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए करते हैं, और ये मिड स्ट्रीम होना चाहिए, और कलेक्शन ये होना चाहिए क्लीन एंड ड्राई कंटेनर, आइदर प्लास्टिक और ग्लास का कंटेनर हो, इसमें 250 to 300 ml कैपेसिटी होना चाहिए, और जनरली विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर एनालाइज करना है, अगर लेट होता है तो इसको रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए, अदरवाइज बैक्टीरिया विल डेवलप, और कल्चर करते हैं तो स्टेराइल कंटेनर यूज करना है, और डायबिटीज मेलाइटस के लिए स्पेशली 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल स्पेसिमेन इज रिक्वायर्ड, एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए जैसे हम 24 आवर यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें फुल 24 आवर्स फास्ट मॉर्निंग सैंपल से लेकर आज के नेक्स्ट मॉर्निंग तक हम पूरा इसको कलेक्ट करना चाहिए। तो यूरिन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं जो यूरिन एग्जामिनेशन के, उसमें ये जनरली हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम देखते हैं वॉल्यूम, कलर, क्लैरिटी, ओडर, एनी सेडिमेंट डिपोजिशन, पीएच एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। केमिकली हम देखते हैं प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन्स, बिलिरुबिन, ब्लड, यूरोबिलिनोजन, नाइट्राइट्स, एंड माइक्रोस्कोपिक जनरली हम सेल्स देखते हैं, कास्ट क्रिस्टल्स और एनी प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। अगर कोई बैक्टीरिया और आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह है तो देन वी गो फॉर द microbiological examination for culture of the growth of organism, and then we go for the sensitivity of the antibiotics. So these are the elements of urine examination जो हम अभी सभी लगभग करते हैं। अभी ये प्रश्न उठता है कि क्या इसी तरह के एग्जामिनेशन, क्या यूरिन का नॉर्मल कैरेक्टर जो मिलता है हमें, कि क्या आयुर्वेद में ये डिस्क्रिप्शन है? पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये उठा है कि जैसे हम यूरिन एग्जामिनेशन हम देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन में, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी साइंस में जो डिस्क्रिप्शन है, इस तरह से डिस्क्रिप्शन क्या आयुर्वेद में मिलता है? मैं कहूँगा यस, हाँ मिलता है, लेकिन हमारे सामने चैलेंज भी है उसको देखने के लिए। चैलेंज ये है कि देयर इज नो सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन एज सीन इन कंटेम्प्रेरी साइंस। जैसे हम कंटेम्प्रेरी साइंस में हमें डेडिकेटेड चैप्टर्स मिलते हैं, कुछ जो मेडिवल पीरियड के टेक्स्ट हैं उसमें कुछ चैप्टर्स मूत्र परीक्षा भी दी हुई है, लेकिन जितनी सिस्टमेटिक कंटेम्प्रेरी साइंस में उतनी सिस्टमेटिक नहीं है, जो हमें नहीं मिलता। लेकिन एक रोग निदान के जैसे कोविड वॉरियर अभी सर साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं है, हेलो है ना? एक शायद नेटवर्क गड़बड़ से हो रहा होगा। अभी आ रहा है? यस सर। तो हमें ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि किस तरह के डिस्क्रिप्शन हमारे टेक्स्ट में मिलता है, हमें किस तरह से हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहले नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारा शास्त्र में बताया गया है, पहले जो कंपोजिशन देखें उसमें लिखा है कि यद आप्य मूत्र लिखा है, पित्त मूत्र स्वेदादि यद आप्य रौस रसनम च, इट मींस ये जल महाभूत प्राधान्य है। जैसे मैंने कहा था कि 95% वाटर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आयुर्वेद में वही कहा है कि ये आप्य भाव है, जल महाभूत प्राधान्य, जल प्रधान है, तो ये आप्य भाव है। टेस्ट के बारे में बताया है। टेस्ट, अब ये क्वेश्चन उठता है कि उन्होंने टेस्ट को कैसे पता चला। ठीक है, मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने मूत्र थेरापी के बारे में बताया था, उन्होंने अपने मूत्र को किया भी था, और टेस्ट भी जानते होंगे लोग जो भी है, हो सकता है कि अपने दिव्य दृष्टि से भी देखा होगा। तो उन्होंने लिखा कि द टेस्ट इज द वटु एंड लवण, वटु एंड लवण। सिमिलरली रिगार्डिंग गंध, काश्यप संहिता में कहा है कि मूत्रम अनादिविद्धम अतनुकम अनुपम और रिजु बेगम प्रशस्यते। इट मींस इसका ऐसा गंध है जो इरिटेटिंग नहीं है, गंध है लेकिन वो आपको इरिटेट नहीं करेगा, ऐसा गंध है। टच, स्पर्श के बारे में जैसे कहा कि उष्ण है, तीक्ष्ण है, और जो हम प्रमेय के चैप्टर में हमें मिलता है कि ये अपिछिलम है। जो प्रमेय ठीक हुआ कि कैसे पता चलेगा कि पहले पिछले और आबिल रहता है, जो अनाबिल और पिछले हो जाएगा तो ये एक नॉर्मल मूत्र की तरफ इशारा करता है सभी।
तो यूरिन इज स्लाइटली वार्म व्हेन पास्ड फ्रेशली एंड इट इज अपिछिलत, इट इज नॉट टर्बिड। देन घनत्व डेंसिटी, ये द्रव एंड सरा, दैट मीन्स ये लिक्विड है एंड हैविंग लो डेंसिटी एंड लाइट। सर को हम इसी तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं कि लो डेंसिटी। एंड वैशद्य और क्लैरिटी क्या है इसके, वही प्रमेय के चैप्टर में मिलता है हमको कि ये विशद होना चाहिए। कैसे ना, अनाबिलम अपिछिलम, कि प्रमेय में इसका उल्टा होता है, आबिल होता है, पिछली भी होता है, तो प्रमेय होता है। लेकिन प्रमेय ठीक होगा कैसे पता चलेगा, कि जब आबिलता हट जाए और अपिछले हो जाए एंड इट इज क्लियरली ट्रांसपेरेंट, विशद यूरिन ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर, नॉट टर्बिड। देन परिमाण, क्वांटिटी क्या है इसका, तद उदकम 10 अंजलि प्रमाण, आगे आगे बहुत सारे हैं, लेकिन चत्वारा मूत्रस्य, इट मींस नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज 4 अंजलि। ये जो प्रमाण विज्ञान कहा गया है, हमें लगता है कि ये जो कहा गया है ये सबसे स्टैंडर्डाइज्ड पैरामीटर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो अंजलि प्रमाण है व्यक्ति के अपने अंजलि से ही होना है। तो ये स्टैंडर्डाइज इसलिए कि हम डॉक्टर पवन जी को भी याद होगा, हम लोगों ने CCRS में प्रकृति परीक्षा में जो प्रकृति का जो परफॉर्मा बन रहा था कि जो कैसे करना है आगे, उस समय प्रमाण के बारे में बातें हुई, उसमें अंगुली प्रमाण के बारे में। तो वहाँ भी एम्स से भी कुछ वहाँ से एक्सपर्ट्स आए थे, तो उन्होंने जब ये सुना तो कहा कि ये जो अंगुली प्रमाण जो आयुर्वेद में दिया है, दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड वन। अपने व्यक्ति के अपने अंगुली से जो प्रमाण होगा वो स्टैंडर्डाइज्ड है, उसके स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत नहीं है। अभी जो भी हम लोगों ने यूज करते हैं कि हाइट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक एवरेज पॉपुलेशन को स्टडी करते लिया गया है। लेकिन जो आयुर्वेद में दिया गया है वो ये इतने स्टैंडर्डाइज्ड है, ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज्ड पैरामीटर कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगा। तो ये जो अंजलि प्रमाण है, मुझे लगता है ये सबसे स्टैंडर्डाइज्ड प्रमाण है। अब ये हमारा काम है कि अंजलि को हम कैसे इसको स्टैंडर्डाइज करें। अंजलि मीन्स कितना होता कि सारी रचना वाले डिपार्टमेंट किए हैं, मुझे इसमें ज्यादा मैंने स्टडी नहीं किया है। इसी आधार पे हम क्या एक आयुर्वेदिक अप्रोच टू फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन हम कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो उस समय केमिकल टेस्ट था ही नहीं है। तो केवल फिजिकल टेस्ट ज्यादातर रेफरेंस हमको मिलता है, जो फिजिकल टेस्ट है वही रेफरेंस हमको मिलता है। तो क्या हम एक आयुर्वेदिक अप्रोच बना सकते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के लिए? तो इस तरह से हम हेडिंग बना सकते हैं कि कलर या अपीयरेंस, ओडर, क्लैरिटी, वॉल्यूम, एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सेडिमेंट्स, एंड इसके अलावा एक स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन है जो जिसका नाम है तलबिंदु परीक्षा। ये शास्त्रों में ये मिलता है, तलबिंदु परीक्षा। स्पेसिफिकली थोड़ा फिजिकल एग्जामिनेशन डिस्क्राइब करने के बाद मैं तलबिंदु परीक्षा में जाऊंगा। तलबिंदु परीक्षा में आज मैं अपने को रेस्ट्रिक्ट करूंगा ओनली केवल स्टैंडर्डाइजेशन तक। बहुत सारा काम हुआ है लेकिन समय नहीं होगा, तो केवल स्टैंडर्डाइजेशन तक मैं आज रेस्ट्रिक्ट करूंगा खुद को। तो पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं। कलर अपीयरेंस ऑफ यूरिन, आपने देखा होगा शास्त्र में ये सारे जो कंपाइलेशन है, ये मैं क्रेडिट देता हूँ डॉक्टर रितु शर्मा, जो मेरे पहली स्टूडेंट हैं MD का। तो उन्होंने जो मुझे आके बात की तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस तरह से हम लोग इसको कंपाइल कर सकते हैं। अभी पवन जी के गाइडेंस में NIA में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो इस तरह से वेरियस कलर्स, अलग अलग कलर, कृष्ण, अरुण, पीत, हरित, शुक्ल, श्वेत, रक्त, भस्मदक, गोमेद टाइप, इस तरह के कलर्स जो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ डिजीज दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिजीजेस हैं आयुर्वेद में डिस्क्राइब्ड हैं। मेनली हम लोगों ने चरक, सुश्रुत, बाघवट से ही कलेक्ट किया है इसको। तो इस तरह से हम कलर के ये फिजिकल एग्जामिनेशन करते हुए अगर ऐसा हमको कलर मिलता है तो इस तरह के डिजीज का हम अनुमान कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओडर, बहुत सारे गंध के बारे में बताया गया। विश्र गंध, वस्त गंध, बीटतुल्य गंध, गंध रहित, आम गंधी, ये सारे डिजीज में ये भी डिस्क्राइब्ड है। इस तरह से क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी अगर कहते हैं तो ज्यादातर प्रमेय के चैप्टर में उसमें लिखा है क्लियर लाइक वाटर, लाइक सीमेन, लाइक मेरो, लाइक घी, क्लियर एबव एंड टर्बिड बिलो, ऊपर ये अच्छा अधो घनम, टर्बिड ओवरनाइट।
परिचितम करके लिखा है कि इस तरह से ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी में चेंजेस इस तरह से दिखा जा सकता है, और ये व्याधियां हैं जिसमें हमें क्लैरिटी या ट्रांसपेरेंसी में चेंजेस आते हैं। वॉल्यूम, उसमें कहीं लिखा है कि बहुमूत्र है, बहुत ज्यादा होंगे और बहुत कम भी होंगे, बहुत सारे लिखे हैं। तो इंक्रीज क्वांटिटी जनरली प्रमेह, प्रतिकर्ष, अस्मरी, पित्तवृत्ति, सन्निपात ज्वर, नवज ज्वर, इसमें लिखा है कि वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। आमवात में भी लिखा है बहुमूत्र। और डिक्रीज क्वांटिटी जनरली अतिसार, मूत्रक्षय, विसूचिका, उदर रोग, बातकुंडलिका, इस तरह में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। इस तरह से अगर सेडिमेंट्स, एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये सारे प्रमेय चैप्टर में मैक्सिमम लिखा हुआ है कि कहीं शुक्र मिलेगा, कहीं सिकता मिलेगा, कहीं रक्त भी मिल सकता है, नीचे बीट मिल सकता है। और फ्रोथ को मैं किसी कैटेगरी में नहीं रखा, इसलिए तो यही डाल दिया मैंने फ्रोथ को, कि फ्रोथ में भी लिखा है कि ये फेन संघात, फेनयुक्त, इस तरह से लिखा है। तो ये इसी अप्रोच के साथ हम ये आयुर्वेदिक अप्रोच टू फिजिकल एग्जामिनेशन ये हमें बच्चों को बता सकते हैं और प्रैक्टिकली भी कर भी सकते हैं। नाउ कमिंग टू तैलबिंदु परीक्षा, ये एक एंशिएंट प्रोग्नोस्टिक टूल है। जनरली जो तैलबिंदु परीक्षा बताई गई है, ये मेडिएवल पीरियड में ज्यादातर ये यूज में आया, और धीरे धीरे 70वीं सेंचुरी होते इसका प्रैक्टिस एबोलिश होता गया धीरे धीरे, और बहुत कम प्रैक्टिशनर लगभग करते हैं। कुछ लोग आजकल भी कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं इसको कि इस माध्यम से रोगी का डायग्नोसिस करें। कि मेरे फ्रेंड है, उनके पिताजी भी वैद्य हैं बालेश्वर में। उनके पिताजी वो इस तरह से करते हैं कि जितने भी उनके घर में रोगी आते थे, वो क्या करते थे कि एक पत्ते में, एक बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसमें अपने यूरिन का कलर करके आते हुए कलर करके रखेंगे। वो आएंगे, सरसों का तेल डालते थे और उसी को देखते हुए वो बिना कुछ बातें किए दवाई लिखते थे। इस तरह से प्रैक्टिस करते थे। लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि उनसे मैं मिल नहीं पाया और इनको जल्दी डेथ हो गया। लेकिन जब मुझे पता चला कि इस तरह से करते थे, लेकिन इस तरह से भी प्रैक्टिस कुछ लोग करते हैं। और ज्यादातर तैलबिंदु परीक्षा जो शास्त्र में बताई गई है, ये प्रोग्नोसिस के लिए ही कहा गया, नॉट फॉर डायग्नोसिस। ये प्रोग्नोस्टिक अप्रोच ज्यादा है, प्रोग्नोस्टिक यूटिलिटी ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट जो है उन्होंने साध्यता और असाध्यता के बारे में बताई है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन करते हुए उन्होंने शेप वगैरह डिस्क्राइब किया है। हम लोगों ने जो काम किया है इसके ऊपर, तो ज्यादातर स्टार्टिंग में हम लोग के बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट से सहयोग मिला बहुत। उन्होंने बहुत हमें, डॉक्टर बीके पंडा जी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अभी पुणे में रहते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेके इसके साथ हम लोगों के साथ काम किया। और द्रव्य गुण डिपार्टमेंट हमें सहयोग किया कि इसको तिल को आइडेंटिफाई करने में कि बेस्ट क्वालिटी तिल कौन सा है तेल बनाने के लिए। मेडिसिनल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हमें हेल्प किया कि तेल को स्टैंडर्डाइज करने में। और बाकी जो डिपार्टमेंट है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हम लोगों ने काम किया है पक्षाघात के स्ट्रोक पेशेंट के ऊपर, उसके प्रोग्नोसिस एस्पेक्ट देखने के लिए बाय कंपेयरिंग विद द उनका प्रोग्नोस्टिक स्कोर है। अभी सिरोसिल पे हेडेक पे भी हम लोगों ने काम किया है, लेकिन अभी वो थीसिस अभी एजुकेट नहीं हुआ है, इससे हम ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे हैं। और रेडियोथेरापी, रेडिएशन मेडिसिन में हम लोगों ने कैंसर पे काम किया है। कैंसर के जो उनका ECOG स्कोर के साथ हम लोगों ने कंपेयर किया इसको। डॉक्टर कल्पना कचरे जो अभी CCRS में है, उन्होंने काम किया है। न्यूरोलॉजी में डॉक्टर नेहा दुबे, अभी डॉक्टर मोनिका काम कर रही हैं। और नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ हमने रेनल फेलियर पे ही काम किया, उसके ऊपर तैलबिंदु परीक्षा का, कि एक्यूट रेनल फेलियर और क्रॉनिक रेनल फेलियर, ये दोनों पेशेंट को हम लोगों ने सिलेक्ट करते हुए डॉक्टर शिवेंद्र सिंह थे नेफ्रोलॉजिस्ट, उनके साथ कोलैबोरेट करते हुए, कि क्योंकि ARF जनरली रिवर्सिबल होता है और CRF का प्रोग्नोसिस बहुत बैड होता है, स्टेज वाइज है उसका, तो लगभग हम लोगों को उसी तरह के रिजल्ट मिले जो एनकरेजिंग है। डॉक्टर राकेश रोशन ने किया था ये काम। अभी फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट हमारे साथ अभी भी इन्वॉल्व हैं, हर स्टूडेंट्स के स्टैंडर्डाइज करते हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ हम आगे फर्दर काम अभी कर रहे हैं।
सो ये जो एंशियंट मेथड ऑफ प्रोग्नोसिस जो पहले था, ये दो तरीके से वो लोग करते थे। एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा निर्णय करते थे कि हमें कैसे इसका प्रोग्नोसिस डिटेक्ट करना है, जिसको हम अरिष्ट लक्षण कहते हैं, कि साइन ऑफ इमिनेंट डेथ, जो हम संहिताओं में मिलता है, चरक, सुश्रुत, बाकी। बाकी एक दूसरा मेथड था जो लेबोरेटरी मेथड ही कह सकते हैं, बायोलॉजिकल फ्लूइड एग्जामिनेशन, स्पेशली यूरिन, जिसको करने के लिए उन्होंने तेलबिंदु परीक्षा का डिस्क्रिप्शन दिया है, जो 17th सेंचुरी तक जो मैंने ये जो बुक्स हैं, योग रत्नाकर है, भंगसेन संहिता है, योग तरंगिण है, बसवराज्यम है, इसी टेक्स्ट में ये मिलता है। और जो मैंने कहा कि 17th सेंचुरी तक प्रैक्टिस में चला, धीरे धीरे इसके ये ऑब्सोलीट हो गया, ज्यादा लोग प्रैक्टिस में नहीं रहे, तो हम लोगों ने इसको सोचा है कि ये इतने एंशिएंट टेक्निक है, क्या हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो एंशिएंट टेक्निक जो हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो टेक्सचुअल मेथड है, जो एंशिएंट टेक्निक्स है, उसको बरकरार रखते हुए हमने कुछ उसमें साइंटिफिक टिंज डाला है कि ये हाँ साइंटिफिकली ये बहुत जस्टिफाइबल है कि इस तरह से जो हमारे एंशिएंट सीयर्स ने डिस्क्राइब किया था कि उनके भी इतने साइंटिफिक नॉलेज थे। एक सिंपल टेस्ट, जैसे हम कहते हैं सिंपल टेस्ट डन बाय पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ तिल तेल सीसम ऑयल ओवर द सरफेस ऑफ यूरिन to detect the prognosis by observing the 3 parameters: shape after complete oil spread, then direction to which direction it is spreading, and rate of spread, that means at how much speed it is going. ये 3 पैरामीटर जनरली उन्होंने मेंशन किया है कि शेप कैसा है, डायरेक्शन की डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका रेट ऑफ स्प्रेड क्या है। तो पहले मैं क्लासिकल मेथोडोलॉजी के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि जो क्लासिकल मेथोडोलॉजी है, तो उसके लिए कोई डाइट एंड स्लीप रिजिम भी बताया गया है कि ज्यादातर टेस्ट करने से पहले इंक्लूड द 6 रसों का द्रव्य मैंने वो खाना में रहना चाहिए, और एक प्रॉपर टाइम में स्लीप होना चाहिए, खाना भी प्रॉपर टाइम होना चाहिए, और साउंड स्लीप होना चाहिए। साउंड स्लीप स्पेसिफिकली ये सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बताया गया है, आयुर्वेद में इतना एम्फासिस नहीं दिया है, लेकिन सिद्ध सिस्टम में बताया कि ये टेस्ट करने से पहले पेशेंट की साउंड स्लीप होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन इसको कंफर्म करना है कि एक जो साउंड स्लीप आ जाए उसके बाद करना है, इन्होंने ये लिखा है। देन टाइम ऑफ यूरिन कलेक्शन, ये यूरिन कलेक्शन कब करना है, जो रेफरेंस मिलता है निशा अंतयामे घटिका चतुष्टये उत्थाप्य वैद्यः किल रोगिणं च। पेशेंट शुड बी एवोकेड बिफोर 4 घटिकास ऑफ सनराइज ड्यूरिंग द लास्ट याम। याम जो टोटल डे एंड नाइट होता है 8 याम होता है, तो लास्ट याम मीन्स लास्ट 3 आवर्स जो नाइट रह जाएगा, उसी में जो 4 घटिका रहते हुए सनराइज से पहले रोगी को उठाकर उसका यूरिन को कलेक्ट करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त विधि है। ये मैं आगे डिटेल बताऊंगा कि 1 घटिका जो है, घटिका कितना है 24 मिनट्स है, जो लिखा है, और आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि 1 घटिका 24 मिनट्स। इसके बाद आता है कि कंटेनर क्या होना चाहिए कलेक्शन के लिए, तो उन्होंने कलेक्शन एंड परफॉर्मेंस दोनों के लिए है कि ग्लास होना चाहिए, कांच पात्र या ब्रोंज। बहुत सारे सभी लगभग सभी टेक्स्ट ने कहा है कि ज्यादातर एम्फासिस उन्होंने कांच पात्र को दिया है, कांच पात्र को, ग्लास को। ये ग्लास क्यों प्रिफरेबल है मैं आगे बताऊंगा इसको। देन मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ यूरिन, कैसा कलेक्शन करना है ना, तत् आद्य धारम परिहृत्य मध्य धारोद्भवम तत् परिधारयित्वा। बाय डिस्कार्डिंग द फर्स्ट पोर्शन ओनली मिड स्ट्रीम यूरिन शुड बी कलेक्टेड। जो आज भी फॉलो हो रहा है, जो एंशिएंट टाइम में कहा है, वो आज भी ये सेम मेथड फॉलो हो रहा है। Then time of performance सूर्योदय तत्सततम परिच्छेद। टेस्ट शुड बी परफॉर्म आफ्टर सनराइज। अब ये है सनराइज के 4 घटिका पहले कलेक्ट करना है, और लाइट आने पर, क्योंकि
उस समय नेचुरल लाइट सूर्योदय ही था, तो सूर्योदय के पश्चात इसको टेस्ट करना है। देन मेथड ऑफ ड्रॉपिंग ऑयल, जो शास्त्र में लिखा है, तीर्णेन तिल तलेस बिंदु मात्रम क्षिपेत तदा, ए ड्रॉप ऑफ सीसम ऑयल इज ड्रॉप्ड बाय यूजिंग ग्रास। मटेरियल उन्होंने ग्रास या घास जो है उसको यूज किया है। तो इसमें हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में ही शास्त्रोक्त विधि को ही उपयोग किया है। हम लोगों ने तीर्ण से लेकर ग्लास रॉड से लेकर हम लोग ऑटोपिपेट तक गए इसको। तो कुछ वीडियोज में कुछ ग्लास रॉड भी दिखेगा आपको, और कुछ वीडियो में, और घास का तो उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था, उस समय स्टार्टिंग कर रहे थे, लेकिन ग्लास रॉड से जब हम ड्रॉप कर रहे थे तभी से हमने इसको रिकॉर्डिंग शुरू किया। तो वही वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। देन पैरामीटर, क्या क्या पैरामीटर उन्होंने प्रोग्नोसिस के लिए यूज किया था, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड, रेट एंड वेलोसिटी ऑफ स्प्रेड एंड शेप ऑफ द ऑयल आफ्टर कंप्लीट स्प्रेड। एक वीडियो चल रहा है आपके सामने, देख रहा होगा कि तेल ड्रॉप करने के बाद एक शेप आ रहा है उसमें। तो ये तीनों चीज को, तीनों पैरामीटर्स जो इन्होंने यूज किया था इसको प्रोग्नोसिस निर्णय करने के लिए। देन शेप जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था, उन्होंने वेरियस ऑब्जेक्ट्स या बॉडी पार्ट या एनिमल के बॉडी पार्ट्स को कंपेयर करते हुए उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट में बहुत सारे उन्होंने ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखा है, कंपेयर करके लिखा हुआ है। ये वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि परसेप्शन ऑफ एक्सेप्टिंग शेप इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर मैं यहाँ 6 लिखूँ, अगर ऑपोजिट में आप बैठे हैं उसको आप 9 पढ़ेंगे, मैं इसको 6 पढ़ूंगा, आप उसको 9 पढ़ेंगे। तो ये परसेप्शन है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो उन्होंने किस एंगल से देखा होगा, इसलिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के हमको शेप का डिस्क्रिप्शन मिलता है। लेकिन हमारे सामने चैलेंज ये आया कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, क्योंकि इसलिए किया कि एक तो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होगा, या उस समय ज्योमेट्रिकल शेप नहीं था कि डिस्क्राइब करने के लिए कि हम ज्योमेट्रिकल शेप में डिस्क्राइब करें एंशिएंट टाइम में। तो ये चैलेंज है, कैन दी शेप्स बी इंटरप्रेटेड एज डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो उसके लिए हमने ये क्रेडिट जाता है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये क्रेडिट जाता है डॉक्टर रितु शर्मा को, जिन्होंने ये निकाला। इसे मेरे कोई दिमाग लगा नहीं है, सारे उन्हीं की दिमाग का उपज है। तो मैंने खाली कहा कि हाँ ये करो, ये ठीक है, ये मेथड ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो भी उन्होंने शेप की डिस्क्राइब किया है उसका पॉसिबल मीनिंग हम लोगों ने निकाला संस्कृत डिक्शनरी से, और उसको मोनियर विलियम्स को फॉलो किया कि थोड़ा सा उसका इंग्लिश मीनिंग भी देख लें, और गूगल इमेज में सर्च किया, जो पहला इमेज आया उसको हमने पेंट सॉफ्टवेयर में उसको पेंटिंग करके एक ज्योमेट्रिकल शेप देखने की कोशिश की। तो उसके लिए ये जो उसमें बहुत सारे चीज दिया है कि कुछ शेप्स लिखे हैं कि जो है इसका गुड प्रोग्नोसिस के लिए शेप दिया है, और कुछ शेप डिस्क्राइब किया है वो ग्रे प्रोग्नोसिस के लिए डिस्क्राइब किया है। तो कुछ उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कारंड है, तड़ाग है, कमल है, ये ओवल या सर्कुलर आ रहा है, गज है, चामर है, छत्र है, थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्शन भी कहीं कहीं दिख रहा है, माइनर प्रोजेक्शन है, लेकिन जनरली ये सेमी सर्कुलर आया है। तोरण, हंस, हर्म्य, ये सारे सेमी सर्कुलर टाइप का ही आ रहा है। पर्वत, वृक्ष, मत्स्य, ओवल, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर, ये सब चीजें हमको 3 तरह के ये मिले। इस तरह से जो ग्रे बेड प्रोग्नोसिस के शेप हैं, जैसे हला है, कूर्म है, शरीभा है, इस तरह से सर्कुलर शेप विद प्रोजेक्शंस, लीनियर शेप, वृश्चिक लीनियर शेप हैविंग प्रोजेक्शन, उष्ट्र इरेगुलर शेप फ्यू प्रोजेक्शंस, सर, लगुड़ा, खड़ग, मुसल, पत्तीस एटसेट्रा, इस लीनियर शेप है। तो इस तरह से देखते हुए हम लोगों ने इसको फाइनली एनालिसिस के, इसमें कुछ एग्जांपल दिया हूँ। तो इसको देखने के बाद हमें एक रेफरेंस हमको ये पता लगा कि अगर शेप सर्कुलर, सेमी सर्कुलर और ओवल शेप आता है, एक वीडियो चल रहा है देखेंगे, सेमी सर्कुलर शेप आ रहा है, एक नॉर्मल व्यक्ति का है, कोई पेशेंट का नहीं है। तो इस तरह के शेप अगर आते हैं तो हमें अनुमान है कि हाँ ये डिजीज जो पेशेंट को हुआ है इसका प्रोग्नोसिस अच्छा हो सकता है। इस तरह से जो ग्रे प्रोग्नोसिस है तो आइदर लीनियर डायरेक्टेड टू स्पेसिफिक डायरेक्शन या इरेगुलर शेप्स विद प्रोजेक्शन, मल्टी डायरेक्शनल होगा वो,
एक वीडियो चल रहा है, देख रहे हैं, जिसको कंप्लीट शेप होने के बाद हम लोगों ने इसको एक पेंट करके देखने की कोशिश की कि कैसा शेप आ रहा है, किस तरह के शेप आ रहा है। तो ये इरेगुलर हैविंग प्रोजेक्शन, इरेगुलर शेप हैविंग प्रोजेक्शन, ऊपर जो चल रहा है एक ये सेमी सर्कुलर शेप आ रहा है। इस तरह से डायरेक्शन के बारे में जो बताया है, डायरेक्शन के बारे में जो बताया है, तो इसमें भी लिखा है कि ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड इन केस ऑफ ज्वर ओनली। अगर ये होता है गुड प्रोग्नोसिस है। अगर डायगोनल डायरेक्शन में होता है, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, और साउथ स्प्रेड एक्सेप्ट ज्वर, तो ये ग्रे प्रोग्नोसिस को शो करता है। एक वीडियो चल रहा था इधर कि इसमें प्रॉब्लम हमको एक्सपेरिमेंट करते समय डायरेक्शन को देखने के लिए बहुत दिक्कत, हमने कंपास रखा तो था, लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्शन निर्णय करने के लिए हम सक्सेस नहीं हुए कि एग्जैक्टली डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। देन प्रोग्नोसिस रिलेशन टू रेट ऑफ स्प्रेड, उन्होंने लिख दिया कि जो क्यूरेबल है, अगर ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड्स नॉर्मल, ये शब्द लिख दिया कि नॉर्मल, डिफिकल्ट टू क्योर, ड्रॉप स्प्रेड स्लोली, धीरे धीरे जाएगा। इनक्रेबल, ड्रॉप ऑफ ऑयल सिंक्स, अब ये क्वेश्चनेबल है फिजिक्स की दृष्टि से, ये ऑयल सिंक कैसे करेगा, ये क्वेश्चनेबल है। इफ ड्रॉप ऑफ ऑयल डज नॉट स्प्रेड एंड स्टेज लाइक ए डॉट, ये भी उन्होंने दिया है, देन ऑल्सो द डिजीज इज इनक्रेबल। इस तरह से हमें शास्त्रोक्त ये मिलता है। लेकिन हमें ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो लिख दिया उन्होंने ड्रॉप ऑफ स्प्रेड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल क्या है, किसको हम नॉर्मल कहेंगे, स्लो किसको कहेंगे, ये दोनों क्वेश्चन माइंड में आया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आया, तो हमारे साथ चैलेंज ये रहा कि पहला जो है प्रोसीजरल चैलेंजेस। क्या प्रोसीजरल चैलेंजेस हैं कि जो उन्होंने शेप ऑफ कंटेनर कहा है कि ये राउंड होना चाहिए या स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगुलर होना चाहिए, इसके बारे में टेक्स्ट साइलेंट है। देन साइज ऑफ कंटेनर, कितने बड़े कंटेनर में करना चाहिए, ये भी टेक्स्ट साइलेंट है। देन मटेरियल तो उन्होंने कह दिया कि कांच होना चाहिए या ब्रॉन्ज होना चाहिए। और जो ड्रॉप हम डालेंगे, अगर हम घास को डुबाएं तेल में, हम जितने बड़ा घास लेंगे, कितने बड़े लेंगे, और घास को ड्रॉप करेंगे कितने तक डुबाएंगे, और कितना बड़ा ड्रॉप गिरेगा, साइज ऑफ ड्रॉप। तो ये जो साइज ऑफ ड्रॉप है, दोबारा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। साइज ऑफ ड्रॉप क्या होना चाहिए, ये भी साइलेंट है टेक्स्ट। देन हाइट, कितने हाइट से तेल को ड्रॉप करना चाहिए, ये भी टेक्स्ट साइलेंट है, कितना हाइट होना चाहिए। देन कौन से वेराइटी ऑफ तिल, एक सफेद भी आता है, एक काला भी आता है, कौन सा वेराइटी यूज करें, ये भी उसमें साइलेंट है। देन व्हाई देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन कलेक्शन एंड टेस्ट, जो उन्होंने कहा कि सूर्योदय के 4 घटिका पहले उसे कलेक्ट करें और सूर्योदय के बाद उसको टेस्ट करें, तो ये टाइम गैप क्यों रहा। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हमें एक मिला कि हमें इसको स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है। सेकेंड चैलेंज ये हमारे सामने आया कि कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं दिया है। ये तो सारे रोगी व्यक्ति में, व्याधि में दिया है कि रोगी में इस तरह से ग्रे प्रोग्नोसिस या गुड प्रोग्नोसिस निर्णय करने के लिए इन्होंने डिस्क्राइब किया है। लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति का हम करें तो हमें क्या मिलेगा, अगर स्वस्थ व्यक्ति में हमें कोई नॉर्मल वैल्यू मिलता है तो उसी का कंपेयर करते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है कि ये कम्प्लीटली हेल्दी नहीं है, कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए रेफरेंस वैल्यू चाहिए। तो रेफरेंस वैल्यू के तहत जब मैंने कहा कि नॉर्मल रेट ऑफ स्प्रेड क्या है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। और एक स्प्लिट टाइम में नहीं है लिखा है, स्प्लिट टाइम मीन्स जो हर एक्सपेरिमेंट में देखा है कि स्प्रेड होने के बाद थोड़ी देर बाद वो स्प्लिट हो जाता है, सीव लाइक उसमें एक स्प्लिट हो जाता है। तो एक नॉर्मल स्प्लिट टाइम हमने भी इसको रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की। देन व्हाट इज द नॉर्मल शेप ऑफ ऑयल आफ्टर स्प्रेड, स्प्रेड होने के बाद नॉर्मल शेप क्या होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे ये नॉर्मल शेप है और ये एबनॉर्मल शेप है।
पता नहीं कहाँ से आ रहा है। सर ये पेन आपका, नहीं पता नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको ही अलाउ किया है। अच्छा हाँ। नहीं, मैं तो खबर जस्ट यूज कर रहा हूँ कीबोर्ड। यस यस। अच्छा ठीक है, ओके ओके। ओके सर। यस। एक मिनट, आगे स्लाइड नहीं जा रहा है। देन व्हाट इज द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड। ये सारे जो क्वेश्चंस आया माइंड में कि ये कौन सी नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू हमें निर्णय करना चाहिए। सर स्क्रीन आर शेयरिंग। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, दोबारा करूं? आ रही है अभी? नो सर। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। जी सर चलिएगा। मुझे कैसे जाना है फिर? एक मिनट। सर शेयर का ऑप्शन होगा आपके स्क्रीन पे। नहीं, आपका ये नहीं आ रहा है जो स्क्रीन जूम का। दे मैं का शेयर कर रहा हूँ, शेयर। यस सर आ गया सर। आगे ना, अब मैं स्लाइड ये शो नहीं आ रहा है। आगे स्लाइड जा शो रहा हूँ। हो गया सर। ओके ओके। ओके सो ये जो मैंने कहा कि नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, इस तरह से हमें रेफरेंस वैल्यू शास्त्रों में नहीं मिलता है। और स्क्रीन आ रहा है? यस सर। ओके सो पहला जो स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग का ये रहा कि मटेरियल ऑफ कौन सा मटेरियल होना चाहिए। ये दो चीजें मिलती है रेफरेंस, एक ग्लास है एक ब्रोंज है। लेकिन जो बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट में हमने सजेस्ट किया कि इसको ग्लास ही यूज करिए, क्योंकि जो इसके साइंटिफिक आगे हमें बताऊंगा तो उसमें मेन चीज ये है कि सरफेस टेंशन का रोल होता है। अगर कोई ट्रेसेस ऑफ लिपिड अगर रह जाएगा मैंने क्लीन करने के बाद, तो वो वैल्यू चेंज हो जाता है, सब चीज चेंज हो जाएगा। और ग्लास बहुत इजी होता है एसिड या अल्काली के द्वारा हमें इसको क्लीन करने में बहुत इजी होता है। इसलिए ग्लास वेसल वाज प्रीफर्ड ओवर द ब्रोंज। और ब्रोंज महंगा भी है और ग्लास सस्ता है, इजी है और क्लीन करने में इजी है, इसलिए ग्लास को यूज करें। तो मैक्सिमम जो शास्त्रों में लिखा है ग्लास को ही यूज करने के लिए लिखा है, उसमें ग्लास अवेलेबल होगा। देन शेप हम लोगों ने उस समय एक्चुअली ये कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे उस समय, लेकिन हम लोगों ने राउंड यूज किया, जो भी अवेलेबल रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो भी मिला हम लोग को मार्केट में डिश मिला, तो उसी को हम लोगों ने यूज किया। उसको यूज करने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी में भी रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो अवेलेबिलिटी थी मार्केट में वो राउंड पेट्री डिश को ज्यादा अवेलेबिलिटी हमको मिला। तो किसी भी शेप में वेसल में कर सकते हैं, लेकिन राउंड क्योंकि इजीली अवेलेबल था हम लोगों ने इसको प्रीफर किया कि राउंड पेट्री डिश को ही यूज करेंगे। तो इसके बाद जो साइज ऑफ पेट्री डिश हम लोगों ने 4 इंच का पेट्री डिश को यूज किया, 6 इंच का जो मार्केट में मिलता है, और मैक्सिमम जो मिला है 8 इंच डायमीटर का मिला, तो उसी को यूज किया हम लोगों ने। डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि हम जो 4 इंच 6 इंच का यूज किए, जब ऑयल ड्रॉप किए तो हम लोगों ने देखा कि 4 इंच और 6 इंच डायमीटर पेट्री डिश में ये साइड में टच हो रहा है, लेकिन कंफर्टेबल स्प्रेड नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो 8 इंच डायमीटर था, 8 इंच डायमीटर में हमें ये कंफर्टेबली स्प्रेड मिला। तो हम लोगों ने ये प्रीफर किया कि 8 इंच डायमीटर को हमें यूज करना चाहिए।
आगे नहीं जा रहा है। देन ये मैं जो बता चुका हूं, तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड जो निर्णय किया कि मिनिमम 8 इंच डायमीटर होना चाहिए। देन साइज ऑफ ड्रॉप, तो साइज ऑफ ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए जो वाईपीजी डिपार्टमेंट ने थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। साइज ऑफ ड्रॉप करने के लिए हम लोगों ने ये किया कि जो तृण घास का उन्होंने यूज किया, उसमें भी क्वेश्चन आया कि ये ड्राई ग्रास होना चाहिए या वेट ग्रास होना चाहिए। तो जो पंडा सर थे उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से वेट ग्रास होना चाहिए, क्योंकि वेट ग्रास सरफेस ऑयली होता है तो उसमें ऑयल ड्रॉप इजीली स्लिप करेगा देन द ड्राई ग्लास। गणेश, तो हम लोगों ने हेलो गणेश सर, ये कौन बीच बीच में कौन शैतानी कर रहा है, जरा एक अनाउंसमेंट कर दे। कौन अपना बच्चा कोई अगर शैतानी कर रहा होगा तो उसको संभाल लो बोलना। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ, लेकिन एक्चुअली सर बताओ, बहुत ज्यादा शैतानी हो रहा है। ओनली सर को ही शेयर करने का ऑप्शन किया है सर मैंने। नहीं, एक अनाउंसमेंट ऐसा कर दो, हाँ, किसी ठीक ने है। अगर कोई बच्चा अगर कोई कर रहा होगा, खेल रहा होगा, ये बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है सर। जी सर। कर सर डिसेबल। हाँ ओके ओके। तो उन्होंने कहा कि वेट ग्रास का यूज करना चाहिए। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया कि वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप एवरेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, एवरेज वेट ऑफ वन ऑयल ड्रॉप डिवाइडेड डेंसिटी टेबल। तो हम लोगों ने इसको 10 ड्रॉप लेके 3 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया। 10 ड्रॉप मैंने घास के 10 ड्रॉप डाला और उसको वेट किया, तो एवरेज वेट निकाला और 10 ड्रॉप के डिवाइड करते हुए ये फॉर्मूला निकाला। तो ये एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, ये सारे काम मैं फिर भी बोल रहा हूँ, सारे रितु शर्मा का काम है। तो ये एवरेज जो आया हमको, ये एवरेज वॉल्यूम वन ड्रॉप 12.48 माइक्रोलीटर आया। तो वाईपीजी डिपार्टमेंट ने कहा कि सबसे मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए, तो आपका स्प्रेड भी अच्छा आएगा और आपका वॉल में भी टच नहीं होगा। तो ये राउंडेड ऑफ करके ये 12 माइक्रोलीटर हम लोगों ने डिसाइड किया कि साइज ऑफ ड्रॉप कॉन्स्टेंटली 12 मीटर होना चाहिए। जितने भी मैंने ये किया है, जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है, कि इसमें जितने भी मैंने पॉइंट्स नोट किया प्रोसीजरल चैलेंजेस में, ये सारे वेरिएबल्स हैं। अगर ये वेरिएबल को हम स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे तो आपको रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो टू गेट द रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, ये पैरामीटर सारे स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टैंडर्डाइजेशन का पॉइंट है, वेरिएबल पैरामीटर है हाइट ऑफ द ऑयल ड्रॉप फ्रॉम द सरफेस ऑफ यूरिन। ये हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ये ट्राई किया और देखा कि जो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हाइट से हम जो ड्रॉप करते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ सरफेस ऑफ द शेप ऑफ द फिल्म, वो सरफेस डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसके वजह से शेप ठीक से नहीं आ रहा है। क्योंकि यूरिन सरफेस काम एंड क्वाइट होना चाहिए ऑयल स्प्रेड होने के लिए, तो अच्छा से स्प्रेड होगा। तो जो 1 सेंटीमीटर से ड्रॉप किए तो उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आया यूरिन सरफेस में, जैसे कि 5 और 10 सेंटीमीटर आ रहा था। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हाँ, मैक्सिमम हाइट 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिफरेबली हमें जस्ट अबव द सरफेस ऑफ यूरिन ड्रॉप करना है, लेकिन 1 सेंटीमीटर तक भी नहीं जाना है। लेकिन 1 सेंटीमीटर तक कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो मैक्सिमम हाइट है। लेकिन प्रिफरेबल है कि यूरिन सरफेस के ऊपर जस्ट अबव द सरफेस उसको ड्रॉप किया जाए। लेकिन मैं वीडियो शो कर रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर से हमने जो ड्रॉप किया है, ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए कैसे ये सरफेस को डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने, जो ड्रॉप गिरा इतने हाइट से, तो वो डिस्टर्बेंस हो गया। उसका देखिए शेप कैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, पार्टिकल डिस्टर्बेंस हुआ और शेप भी डिस्टर्ब हो गया, जो कि ये नॉर्मल आना चाहिए, सर्कुलर आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। अब वेराइटी ऑफ सीसम ऑयल, ये जो कौन सा ब्लैक वेराइटी और व्हाइट वेराइटी कौन सा यूज करना चाहिए, हम लोगों ने दोनों सैंपल लिए। सैंपल लेने के बाद जो मेडिसिन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने टेस्ट किया, उन्होंने ये दिखाया कि व्हाइट वाले जो वेराइटीज थे उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लैक वेराइटी से विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक दोनों कम थे और उसमें फास्टर स्प्रेड हो रहा था। लेकिन ये स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट था, हमने वीडियो रख नहीं पाए थे उस समय। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी विस्कोसिटी ब्लैक वेराइटी का ज्यादा है और व्हाइट वेराइटी का कम है,
और इनका जो ब्लैक वैरायटी का जो स्प्रेडिंग पैटर्न था वो व्हाइट वैरायटी से थोड़ा स्लो था। तो स्लो वाले अगर स्प्रेड होंगे तो हमें इसको ऑब्जर्व करने के लिए अच्छे से मौका मिलेगा। तो हो सकता है कि इसी कारण जो कृष्ण तिलक श्रेष्ठ बताया है, इसी कारण हो सकता है कि स्पेसिफिसिटी अच्छा है, विस्कोसिटी भी अच्छा है जी, दोनों का ग्रेट रोल है स्प्रेड पैटर्न। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करने में हमको जो स्टैंडर्डाइजेशन का जो पैरामीटर मिला कि राउंड पेट्री मिनिमम 8 इंच डायमीटर होना चाहिए, इससे और बड़ा मिले तो और अच्छा है। होल वॉइडेड मिड स्ट्रीम सैंपल यूरिन शुड बी यूज्ड। Oil drop of 12 microliters should be dropped from maximum 1 centimeter from the surface of urine, and test should be performed at 1 hour 36 minutes of collection. 4 घटिका 1 घटिका 24 minutes, 24 into 496 लगभग 1 hour 36 minutes। तो ये हम लोगों ने शुरू से मेंटेन कर रखा, जो शास्त्र में बताया गया है वो टाइम गेप को हमने शुरू से ही मेंटेन किया है। अब हम लोगों ने ये जो मैं एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रहा हूँ कि हम लोगों ने बीच में सोचा कि क्या आर्टिफिशियल यूरिन से हम इसको कर सकते हैं, आर्टिफिशियल यूरिन बना के। तो हम लोगों ने इंटरनेट से निकाला कि जो पहला एक सॉल्यूशन बनाया उसमें खाली ओनली मेजर कंपोनेंट्स थे, जो नंबर 2 वाला है उसमें मेजर और माइनर दोनों कंपोनेंट थे। तो जो पहला जो मेजर कंपोनेंट ओनली जो हम रखे थे, तो उसको अगर हम देखिए प्ले कर रहे हैं, अब जैसे ग्लास रॉड से यूज कर रहे हैं, इतने तेजी से स्प्रेड हो रहा था तो हम लोगों ने इसको ये सक्सेस नहीं हो पाया, पता ही नहीं चला कहाँ गया ड्रॉप, पता ही नहीं चला कहाँ ड्रॉप चला गया। तो हमने सोचा कि खाली मेजर कंपोनेंट है इसलिए हो रहा होगा, तो इसलिए हमने कि मेजर माइनर दोनों यूज किए कि देखते हैं क्या होता है। तो इसमें भी उस तरह से कैसे स्प्रेड हो गया पता ही नहीं चला, बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ। हम लोगों का आइडिया इसलिए ये था कि आर्टिफिशियल यूरिन यूज करने के लिए आइडिया इसलिए बनाया था कि अगर इसमें सक्सेस होते हैं हम लोग, तो ये कोशिश करते हैं हम कि इसको स्टॉक सॉल्यूशन जैसे यूज करते हुए इसमें एब्नॉर्मल कंपोनेंट ऐड करेंगे, जैसे एल्बुमिन, बाइल्स वगैरह ऐड करते करते कीटोन्स करके, तो हम देखते हैं कि कैसा कैसा क्या आ रहा है। लेकिन सक्सेस नहीं मिला। लेकिन इसमें एक चीज ये चला, ये जो यूरिन सैंपल दोनों है, इसमें दोनों सैंपल थे, इसमें हर चीज सेकंड सैंपल तो हर चीज माइनर मेजर कंपोनेंट थे, लेकिन अभाव एक था जो डायटरी मेटाबोलाइट जो ह्यूमन यूरिन में प्रेजेंट है वो इसमें नहीं था, क्योंकि आर्टिफिशियल यूरिन था। तो ये हम लोगों ने मैंने पता चला कि डायटरी मेटाबोलाइट्स ये एक डिटर्मिनेंट है जिसके कारण यूरिन स्प्रेड करता है, स्लोली स्प्रेड करता है, कि बहुत सारा पार्टिकल सरफेस में रहता है जो कि आर्टिफिशियल यूरिन में नहीं था। तो नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू जो मैंने कहा था कि उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों ने एक मेथोडोलॉजी फॉलो किया कि डायटरी मेटाबोलाइट तो सेम कोई चीज रेफरेंस वैल्यू हम लोग तैयार करें। रेंज बनाने के लिए हमें एक स्टैंडर्डाइज डाइट पैटर्न भी चाहिए था कि यूरिन में कंपोजिशन सेम हो। तो हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते 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 हुए कुछ वैल्यू हमको निकलेगा, और वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी के ऊपर। तो उसमें मेटाबॉलिक माने जो पार्टिकल्स आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो है हम लोगों ने ये मेथोडोलॉजी फॉलो किया कि हम डाइट को स्टैंडर्डाइज कैसे करें। तो उसके लिए एक जो सोचा गया कि सेम डाइट पैटर्न कैसे हम उसको बनाएं, तो हॉस्टल के अलावा कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि हॉस्टल के मेस में बच्चे जो है डाइट जो है लगभग सेम डाइट लेते हैं, और क्योंकि मेस में खाते हैं तो हम लोगों ने एक वीक को हम लोगों ने सेकंड बीएमएस के बच्चों को लिया, सेकंड प्रोफ थर्ड प्रोफ बच्चों को लिया कि उनको रिक्वेस्ट की कि आप लोग एक हफ्ता जो है मेस में ही खाएं, बाहर के डाइट नहीं लें, एंड दे आर वेरी मच कोऑपरेटेड विद अस, बहुत कोऑपरेट किया उन लोगों ने और डाइट मेस में दी। तो हम लोगों ने 100 वॉलंटियर जो सिलेक्ट किए थे, हमने 5 दिन तक इवेंट कलेक्ट किया, और हम लोगों ने कलेक्ट किया ट्यूसडे टू सैटरडे। अब क्वेश्चन उठता है कि मंडे की क्यों छोड़ दिया? मंडे इसलिए छोड़ दिए कि संडे मेस बंद रहता है बीच में और बच्चे बाहर ही खाना खाते हैं। तो बच्चे बाहर खाना खाते हैं तो हम लोगों ने संडे का खाएंगे तो डाइट वेरी हो जाएगा, इसलिए मंडे को यूरिन का हमने डिस्कार्ड कर दिया, मंडे का नहीं लिया। तो ट्यूसडे टू सैटरडे तक हम लोगों ने यूरिन कलेक्ट किया, 5 दिन लगातार कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने टेस्ट किया, और करने के बाद हमें कुछ वीडियो में दिखा रहा हूँ इधर,
जो रेफरेंस हम लोग को आया, हमारे पास 500 वीडियो लगभग है, तो 2 वीडियो छोड़ के हम लोग को 5 दिन इसी तरह के शेप मिले। थोड़ा बहुत कहीं 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 प्रोजेक्शन आया, लेकिन लगभग सबका सर्कुलर शेप और उसी स्पीड का आया है। लगभग डिफरेंट स्पीड थोड़ा बहुत कम बेसी थे, लेकिन मेरे पास 500 वीडियो है। 1-2 वीडियो जो है वो तो हमको हेल्दी समझ रहे थे, लेकिन उसका स्टार शेप आया तो बाद में हिस्ट्री लिए पता चला कि उनका किडनी में सिस्ट था। हो सकता है कि उसके वजह से आया हो, जो भी हो, लेकिन तो 2 केस छोड़ के बाकी सब लगभग इसी तरह के सभी का 5 दिन लगातार आया। तो इसके एक्सपेरिमेंट हम डिटेक्ट किया जो है, स्प्रे टाइम अप टू 30 सेकेंड, एवरेज इज 20 सेकेंड, एंड स्प्लिट टाइम अप टू 120 सेकेंड, एवरेज इज 54 सेकेंड, डायरेक्शन यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, एंड शेप जो है सर्कुलर शेप। तो सर्कुलर शेप, यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, स्प्रेड विदिन 30 सेकेंड, एंड स्प्लिट विदिन 120 सेकेंड, विदिन 2 मिनट्स। तो ये हम लोग को एक रेफरेंस वैल्यू एक हेल्दी वॉलंटियर्स में ये हमें एस्टेब्लिश किया, जो पब्लिश हो चुकी है ऑलरेडी आयु में। तो ये रेफरेंस है हेल्दी वॉलंटियर में। अब जो है टेक्निक टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ परफॉर्मेंस को क्यों हुआ, जो मैं बताया था, इसमें शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि जो लास्ट यहाँ में लिखा है 8th पार्ट ऑफ द डे, दैट इज लास्ट 3 आवर्स सनराइज के लिए रह जाएगा, उसमें जो 1 आवर 36 मिनट्स पहले ही कलेक्शन करना है। तो एक सिंपल रीजन हो सकता है कि लोग पहले ब्राह्मण मुहूर्त में उठते थे, ये जमाने में जो एंशिएंट टाइम में होता है, ब्राह्मण मुहूर्त उठने का अभ्यास था सबका, तो उस समय उठते ही कलेक्ट करते होंगे, और जो इल्यूमिनेशन चाहिए, सनलाइट चाहिए टेस्ट करने के लिए, सनलाइट बाद, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। लेकिन हमें लगा, जो लिटरेचर हमने देखा कि उन्होंने ये मिला है मुझे लिटरेचर में कि फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन हैज द लोएस्ट सरफेस टेंशन वैल्यू एंड सरफेस टेंशन ऑफ यूरिन शोज स्टेडी चेंज आफ्टर कलेक्शन। एक और लिटरेचर में हमें मिला कि कुछ देर स्टेबल रहता है, सरफेस टेंशन पीक में जाता है, फिर धीरे धीरे अगेन डाउन होता है, लेकिन स्टार्टिंग लोएस्ट से होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, स्टेबल रहता है कुछ समय, इसके बाद वो डाउन होता है। तो हमें लगा कि क्या ऐसा कोई रिलेशन होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस टेंशन along with this टाइम, जो टाइम गैप है, क्या स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस टेंशन का रिलेशन है? इसको देखने के लिए हमने कोशिश, जो हाइपोथेसिस किया, तो हमने क्रूज टेंसियोमीटर पे यूज किया, और 55 वॉलंटियर्स का यूरिन कलेक्ट करते हुए हमने ईच हाफ एन आवर गैप में हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया। तो अप टू 2 घंटे से ज्यादा तक रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद देखें 55 केस के बाद 6 केस छोड़ के स्टेबिलिटी 30 मिनट से 90 मिनट के अंदर ही स्टार्ट हो गया था। अगर वंस ये स्टेबल हुआ तो स्टेबिलिटी कितने देर तक रहा, ये भी देखें। केवल 9 केस छोड़ के ये 30 से लेकर 90 मिनट तक भी स्टेबल रहा। तो हम लोग ने ये सोचा कि ठीक है, अगर ये है तो हम 90 एग्जैक्टली 1.5 घंटे बाद हम लोग मैक्सिमम वेट करेंगे, 1.5 घंटे या 1 घंटे, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। और उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि 10 वॉलंटियर सिलेक्ट किया उसको टेस्ट करने के लिए कि ये ट्रू है कि नहीं, कि सरफेस टेंशन में कोई रोल है कि नहीं। तो इसको देखने के लिए हम लोगों ने 10 वॉलंटियर का यूरिन कलेक्शन किया, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मिक्स करते हुए उसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हर सैंपल को हम लोगों ने इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन किया, और इसके बाद एग्जैक्टली 1 घंटे 36 मिनट के बाद हम लोगों ने किया, और 3 घंटे बाद किया। एक सैंपल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हुए, अच्छे से मिक्स करते हुए 3 पार्ट में डिवाइड करके इमीडिएटली किया, 1 घंटे 36 मिनट्स में किया, और 3 घंटे बाद किया। यू कैन सी द वीडियो। ये जो है इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन, देखिए इसमें कितने स्लोली वो स्प्रेड कर रहा है। धीरे धीरे स्प्रेड कर, ये इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन। नेक्स्ट जो वीडियो है, ये जो शास्त्र में कहा गया उसी को हम लोगों ने फॉलो किया। ये 1 आवर 36 मिनट्स एग्जैक्टली, और 3 घंटे बाद जो किया, ये इस तरह से आया, सेम सैंपल, बहुत तेजी से फैला और अच्छे से भी नहीं हुआ। ठीक है,
तो इस तरह से जो है शास्त्र ने जो कहा है उसी को हमको फॉलो करना चाहिए कि 1 घंटे जो गैप बताया है वो गैप को फॉलो करना है। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि ब्राह्मण मुहूर्त में उठना ऐसा जरूरी नहीं है। आप जब भी उठे सुबह पहला सैंपल होना चाहिए नंबर 1, और गैप 1 आवर 30 मिनट होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो 24 घंटे का पहले उठना जरूरी नहीं है। जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट बाद में भी किया, इवन पेशेंट्स का भी किया जो स्ट्रोक पेशेंट थे जिसमें यूरो बैग लगे हुए थे, हम लोगों ने रात को 11 साढ़े 11 बजे खाली कर दिए, और जो रात भर का जो यूरिन कलेक्शन आया, क्योंकि होल फ्लोरेड यूरिन लेना है हमें, लेकिन उसमें कोई कॉन्टामिनेशन चांस नहीं था क्योंकि यूरोबैग से लिया गया था, और सुबह का जो यूरिन मिला हमें सुबह में कलेक्ट किए और 1 घंटे 30 मिनट बाद उसको टेस्ट। तो ये रिजल्ट जो मिला इरेगुलर शेप मिला 3 घंटे बाद। देन वॉशिंग ऑफ द टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने शुरू में बताया था कि कोई लिपिड ट्रेस अगर रह जाता है तो ये सारे वैल्यू को अल्टर कर सकता है, लेकिन इसलिए अच्छा से क्लीन होना चाहिए। क्योंकि हम क्रोमिक एसिड में इसको साफ कर रहे थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिला के एसिड बनाए थे, जिसमें 24 आवर्स डीप करते थे। उसको डीप करने के बाद उसको अच्छा से धो के फिर डिस्टिल वाटर में रिंस करने के बाद उसको ओवन में डालते थे ड्राई करने के लिए। तो क्या हमने नहीं सोचा कि क्या डिटर्जेंट पाउडर से ये संभव हो सकता है जो हमको एसिड में धोना ना पड़े। हमने कोशिश की इसको करने के लिए। तो पहला जो है क्रोमिक एसिड में सेम सैंपल लिया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किए और उसको एक डिटर्जेंट पाउडर में वॉश कंटेनर में उसको किए, और एक क्रोमिक एसिड वाला। ये देखिए ये डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर में है। देखिए शेप गड़बड़ आएगा उसमें, शेप गड़बड़ आया उसमें, अच्छे से क्लीन नहीं हुआ था। जो क्रोमिक एसिड में था सेम सैंपल ऑफ यूरिन, इसमें हमारे जैसे नॉर्मल आता है, इस तरह से आया। इसलिए हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि डिटर्जेंट कैन नॉट रिप्लेस द क्रोमिक एसिड फॉर द क्लीनिंग। क्रोमिक एसिड में ही करना होगा। बाद में मैंने बस शुरू में बताया कि स्लीप पैटर्न है, साउंड स्लीप होना चाहिए पेशेंट को। तो इसको भी टेस्ट करने के लिए हमने 5-5 वॉलंटियर लिए, बस देखने के लिए। ये जो 2-3 काम मैं बता रहा हूँ इसका श्रेय जाता है डॉक्टर मधुरानी वर्मा, जो मेरे सेकंड स्टूडेंट हैं। उन्होंने ये काम किया था और अभी रायपुर में है, एस्टेब्लिश प्रैक्टिशनर है, रायपुर में प्रैक्टिस करती है। तो उन्होंने ये काम सब किया था। तो इसमें जो 68 आवर स्लीप साउंड स्लीप वाले हैं, और कुछ वॉलंटियर जो 2 to 3 आवर इरेगुलर स्लीप लेते हैं, जैसे बच्चे रात भर पढ़ते हैं। कुछ चौकीदार भी थे उसमें जो इरेगुलर स्लीप लेते हैं, उनसे यूरिन लिया गया था। अब उसको देखें स्प्रेड टाइम जो साउंड स्लीप वाले 19.25 हुआ, इसमें बहुत फास्ट हुआ 2.20, प्रोबेबली ड्यू टू बात वृद्धि में भी। जो 68 आवर स्लीप लेते हैं उसका इस तरह से आया। और जो इरेगुलर स्लीप वाले हैं, देखिए बहुत सारे फ्रोद भी है उसमें। ये ठीक ठाक नहीं आया। तो ये साउंड स्लीप एक पैटर्न सीधे सिस्टम में जो लिखा है, उन्होंने ये किया कि साउंड स्लीप होना चाहिए, लेकिन साउंड स्लीप होना चाहिए। अगर पेशेंट साउंड स्लीप नहीं हुआ तो उसको टेस्ट करिए, अगले दिन भी उसको रिपीट करना चाहिए, उन्होंने ये लिखा है। अब मैं कुछ रैंडमली सैंपल दिखा रहा हूँ। कुछ प्रोग्नोस्टिकेटेड केसेस हॉस्पिटल में थे, उसमें हम लोगों ने क्या इसलिए किया कि क्या इस तरह से मिलते हैं जो प्रोग्नोस्टिकेटेड केसेस हैं, जो शास्त्र में वर्णन मिलता है, इस तरह से हमें सेट मिलेगा क्या। देखिए हम यहाँ एक डिस्क्लेमर पुट कर रहे हैं। डिस्क्लेमर ये है कि हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं कि अगर इस तरह से शेप आएगा पेशेंट का श्योरली डेथ होगा, लेकिन हमारे ये ऑब्जर्वेशंस हैं कि इस तरह से जो शेप मिला था उस पेशेंट में कुछ पेशेंट का डेथ हुआ है, कुछ पेशेंट का नहीं भी हुआ है। तो पहला जो केस है ये सीबीए केस था। ये देखिए इसके शास्त्र में लिखा है जो रत्नाकर में कि त्रिपथ और चतुष्पथ होगा, तो इस तरह से ये पेशेंट डे प्रोग्नोसिस है, ये डेथ हो सकता है, इस तरह से लिखा था। तो ये त्रिपथ हमारे पास है। देखिए इतने बड़े हमने किया फिर भी साइड में लग गया इसमें, अब 8 इंच से ज्यादा बड़ा मिलता ही नहीं है। सेकंड केस ये सेरेब्रल मेलिया का था।
ये भी 48 आवर्स में डेथ हो गया था पेशेंट का। इसका भी शेप देखें, ये आपको चतुष्पथ नजर आएगा, चारों दिशा में गया, चारों त्रिपथ और चतुष्पथ दोनों लिखा है कि पेशेंट विल डाई विद इन 1 वीक, इसमें लिखा है। तो ये पेशेंट 48 आवर्स में, संजोग ऐसा था कि 48 आवर्स बाद ही मिला, डेथ हुआ पेशेंट का। ये ट्रॉमा विद शॉक, ये भी 24 आवर्स में डेथ हुआ। ये भी देखें, इस तरह से हमें शेप मिला इसमें। ये तो बहुत सारे पथ में चला गया, 5, 1 2 3 4 5 6। एक और केस है, ये कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम, एक रिलेटिव था रेसिडेंट का हमारा, इसका हम लोग फॉलो किए थे। ये भी करीब 4 पथ, चतुष्पथ टाइप का इसमें हमें मिला। ये अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, ये त्रिपथ चतुष्पथ, ये अलग तरीके की मिला है, इसका शेप अलग तरीके से आया, ना त्रिपथ ना चतुष्पथ, ये अलग तरीके से शेप आया। लेकिन इसका भी डेथ 24 आवर्स के बाद हुआ था। ये सीबीए विथ एमआई, ये भी 24 आवर्स के बाद हुआ था। ये भी त्रिपथ लगभग आया, तीनों दिशा में आए इसमें। ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है, ये एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस का था। इसमें एग्जैक्टली हमें इसका स्प्रेड बिल्कुल नहीं मिला है, एज स्टेज लाइक ए डॉट, जो शास्त्र में कहा गया है कि मुझे 3-4 वीडियो मिले, 3-4 हमारे पास रिकॉर्ड है कि ये ऑयल ड्रॉप नाइदर स्प्रेड्स नॉर सिंक्स टू द बॉटम। ये लिखा है कि ये जो स्प्रेड नहीं होता है, डिजीज विल नॉट बी गेट क्योर। बहुत सारे एंगल्स में देखें, हमें ये स्प्रेड नहीं मिला कहीं भी। ये स्टेज लाइक ए डॉट, जस्ट लाइक ए पर्ल जैसे बोलते हैं, इस तरह से ये डॉट के टाइप में मिला। देखिए ये पेशेंट हम फॉलोअप नहीं कर पाए, क्या हुआ, ये सीबीए के केस था, इसे भी डॉट टाइप के मिला, इसे भी स्प्रेड नहीं हुआ। ये रिसेंट केस हुआ हम लोग का, सीबीए केस था, हेडेक केस था, हेडेक हमने लिए थे। ये पेशेंट 24 आवर्स के बाद डेथ हो गया पेशेंट का। ये सीबीए केस का था, ये भी रिसेंटली हमारा लास्ट ईयर का एक्सपेरिमेंट था। ये स्टेज लाइक ए डॉट। तीसरा केस हमको मिला, ये भी सीबीए का केस था, लेकिन ये पेशेंट जिंदा है। ये भी डॉट टाइप के मिला, लेकिन इसमें स्प्रेड नहीं मिला, रिकॉर्डिंग भी अच्छा नहीं हुआ है इसमें। लेकिन ये भी एज ए पेशेंट वाज अलाइव विथ ग्रेड 5 डिसेबिलिटी, जो हम लोग जहाँ तक फॉलोअप किए थे, इस तरह से मिले। अब साइंटिफिक बेसिस में मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। तो अब एक हाइपोथेसिस हम लोगों ने बनाया है कि ऑयल स्प्रेड क्यों करता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन यूरिन, इसलिए स्प्रेड करता है। प्रोबेबली सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड अदर मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट इन ट्रेसेस प्रोबेबली अफेक्ट द स्प्रेड। एंड ये एक सब्सटेंस कुछ होते हैं नॉर्मली नॉट रिकॉर्डेबल होता है, एंड दे में डिटरमिन द स्प्रेड पैटर्न ऑफ ऑयल। बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं, सरफेस टेंशन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, टेम्परेचर है, विस्कोसिटी है, ये सारे पैरामीटर्स स्प्रेड पैटर्न में इंटरफेयर कर सकते हैं। देन जो स्प्रेड ऑफ ऑयल ओवर लिक्विड, ये जो थ्योरी है आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे समुद्र में जो जहाज जाते हैं उसका ऑयल लीक कर जाता है। तो वहाँ एक थ्योरी निकला कि ये ऑयल जो स्पिल करता है सी सरफेस में, तो ये 3 फेजेस में ये होता है। पहला जो फेज है, क्योंकि बहुत सारे हैवी ऑयल वहाँ जाता है तो ग्रेविटी ज्यादा होता है और इनर्शिया फोर्सेस होते हैं फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में ग्रेविटी एंड विस्कोस फोर्सेस है। एक विस्कोसिटी है, एक सी सरफेस का होगा, एक ऑयल का होगा, ये दोनों अपोज करते हैं एक दूसरे को, और ग्रेविटी पता है क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है। और थर्ड फेज में क्योंकि ऑयल फैल जाता है तो उसमें इंटरफेशियल टेंशन और विस्कस फोर्स से डोमिनेटिंग स्प्रेड। तो हमारे जो तलबिंदु परीक्षा है इसमें हम लोग को लगता है कि फर्स्ट फेज ग्रेविटी और नहीं है, क्योंकि हमें बहुत छोटा सा ड्रॉप डाल रहे हैं तो कोई ग्रेविटी कोई चांस ज्यादा नहीं है। तो मेनली थर्ड फेज जो है इंटरफेशियल टेंशन है और विस्कस फोर्स जो है, यही डिटर्मिनेंट मैन है स्प्रेड करने के लिए। जो हम सरफेस टेंशन जो मेजर कर रहे थे वो इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द लिक्विड एंड एयर, उसी का हम मेजर किए। तो ये इंटरफेशियल टेंशन जो ऑयल स्प्रेड करेगा यूरिन के ऊपर,
तो यूरिन का और ऑयल के बीच के एक मेजरमेंट होना चाहिए जो टेंशन को डिटेक्ट करेगा। तो तौलबिंदु प्रक्रिया में ये जो थर्ड फेज है वही फाइनल डिटरमिनेंट हो सकता है। ये मैंने ग्राफिक में समझाया गया है, ये ऋतु ने बनाया था कि ये फर्स्ट फेज में ग्रेविटी एंड इनर्शिया है, सेकंड फेज में ग्रेविटी तो रहेगा और विस्कस फोर्स जो अपोज करेंगे एक दूसरे को, सेकंड में इंटरफेशियल टेंशन एंड विस्कस फोर्स थर्ड में। तो हो सकता है कि एक उन्होंने ऋतु ने ग्राफिक बनाया था कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा जिसमें हमें सर्कुलर पैटर्न का आएगा। हो सकता है कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो मेटाबोलाइट्स का, अगर हम ऑयल ड्रॉप यहाँ डाल रहे हैं तो वो इस तरह से धीरे धीरे एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन से स्प्रेड होता होगा, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स जो पैटर्न है वो डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से हुआ होगा, तो इसके वजह से हमको ये सर्कुलर शेप मिलता है। अगर जहाँ बिना सर्कुलर अलग से मिलता है, हो सकता है कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो, अलाइनमेंट हो उसका पार्टिकल्स का अर्थ के जो, ये हो सकता है कि ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स हो, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा, तो इस तरह से शेप भी आ सकते हैं। तो एक नॉर्मल एक एब्नॉर्मल शेप का हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस बनाया हो सकता है कि, लेकिन ये मेटाबॉलिट का रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है। एक हाइपोथेसिस है कि इस तरह से हो सकता है। जो मैंने बताया पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स may have patches aligned with the Earth's magnetic field, giving a directional spread to oil. Interfacial tension between the surface active molecule and the oil may decide, providing possibilities of different shape, different speed and extent of spread. अब एंशियंट टाइम में लैक ऑफ टेक्नोलॉजी था, लेबोरेटरी में इतना डेवलप नहीं था, तो उस समय इस तरह के लोग काम किए हैं। लेकिन अब तो डेवलपमेंट इतने, साइंस इतने डेवलप हो चुका है, तो लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स अभी यूरिन का भी हम माइक्रोस्कोपी से लेकर अभी तक मॉलिक्यूलर टेस्टिंग तक भी चला गया। सो विद दिस मैं आज अभी इसको समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया है, अभी शायद 2:17 हो गया है। मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ अगेन मेरे स्टूडेंट्स जो है ऋतु शर्मा, मधुरानी वर्मा, अभिषेक सिंह, कल्पना कचरे, नेहा दुबे, सुनील गुप्ता, राकेश रोशन, के पंडा फ्रॉम डिपार्टमेंट फायर फिजिक्स, एन साहू फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स, जेड खान फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एस प्रधान डिपार्टमेंट रेडियोथेरेपी, VN मिश्रा डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी, शिवेंद्र सिंह डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी, प्रोफेसर VP सिंह जो अभी हमारे डीन हैं मेडिसिन केमिस्ट्री में, ऑल दी वॉलंटियर्स फॉर सेकंड प्रो BMS, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑल द पेशेंट्स। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया लेक्चर। अष्टविध परीक्षा में मूत्र परीक्षा और मूत्र परीक्षा में तेल बिंदु मूत्र परीक्षा, एक छोटी सी चीज जब हम लोग यूजी में पढ़ते हैं तब हम इसको बस एक तेल बिंदु मूत्र परीक्षा एक शॉर्ट नोट टाइप लर्न करते हैं और साध्य साध्यता में इसका यूज होता है, बस इतना हम देखते हैं। लेकिन जो काम आपने इस पे किया है और जिस ढंग से किया है, ये बहुत ही आपको जो है बधाई है इसके लिए कि सर आपने बहुत अच्छा कार्य किया है रोग निदान के क्षेत्र में तेल बिंदु मूत्र परीक्षा पे। सर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आज हमारी जो दर्शकों की संख्या रही है वो भी बहुत अच्छी रही है। खेद इस बात का रहा है कि जो हमारे आधारभूत स्तंभ जो है एकेडमी ऑफ रोग निदान के अतुल वार्ष्णेय जी बाहर रह गए, हमारी पिछले इसकी जो कोऑर्डिनेटर जयकिनी मैडम वो बाहर रहेगी। अच्छा तो लेकिन सर बहुत ही मतलब एक मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग आपका प्रेजेंटेशन था कि हमें ऐसे क्षेत्र चुनने चाहिए और ऐसी चीजें चुननी चाहिए, रिसर्चेस जो है हमारे इस तरह के क्षेत्रों में होने चाहिए ताकि हम कुछ और नया कर सकें। उपाध्याय सर उपस्थित है, सर प्रणाम। उपाध्याय सर नमस्ते। और सर प्रणाम सर। सर नमस्कार उपाध्याय सर के चरणों में वंदन। सर प्रणाम। हाँ नमस्ते सर। अब मैं पवन जी से आग्रह करूंगी कि नहीं आप अपने कुछ उपाध्याय सर ही सत्राध्यक्ष है, उनसे हम अध्यक्षीय संबोधन लेके इस सत्र को समाप्त करते हैं। उपाध्याय सर से निवेदन है, सर प्लीज 2 शब्द। अरे पवन जी मैं अभी आया हूँ कॉलेज से, मैंने कुछ भी नहीं सुना, आप अच्छा करिए। हालांकि मैं ठीक है सर। नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार। सर ये चलिए आपका आदेश मानते हुए मैं सर खत्म करने की कोशिश करता हूँ। मैंने 1-1.25 घंटा तो इन्होंने ऐसे माने मूत्र का विषय था तो धारा प्रवाह शब्द उचित ही रहेगा। धारा प्रवाह व्याख्यान रहा सर का, और बहुत अच्छा जबरदस्त व्याख्यान दिया। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इन्होंने उपयोग किया स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, वेरिएबल्स को चेक करने के लिए, जो आगे के लोगों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम करके रखा है। तो मुझे लगता है कि रिसर्च, शुद्ध आयुर्वेद की जब रिसर्च की बात हम करते हैं कि आयुर्वेद के विषय में रिसर्च होना चाहिए, तो फिर ऐसा होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रखा है हम लोगों के सामने। बहुत बहुत साधुवाद कर साहब आपको, आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, और आपके इतने जो बड़े बड़े शिष्य परंपरा है आपकी, उपाध्याय सर जैसे ही बड़ी बड़ी ऐसे दिख रही थी। नाम जो आपने गिनाए, रितु शर्मा, नेहा दुबे, कल्पना कचरे, सब अपने अपने क्षेत्र में भी बड़े स्थापित नाम हो गए। तो इन लोगों को सबको नमन करते हुए लगता है कि ये सेशन समाप्त करने की आज्ञा लेते हैं। सर सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए नमस्कार। हाँ, डॉक्टर सुभाष वागे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर first of all, lot of congratulations to you and your team consisting of Dr. Kalpana Kachre, Neha Dubey, and Dr. Monica and all for your wonderful and excellent research work in this direction of Thailbindu Pariksha of urine. मैंने सर आपको 2016 में निदान पे कॉन्फ्रेंस हुई थी श्री आयुर्वेद कॉलेज में, तब आपको सुना था, और उस समय मैं उससे काफी इम्प्रेस भी हुआ। और उस समय बात ये हुई थी कि आपके वीडियो चल नहीं रहे थे, अनफॉर्चुनेटली चल नहीं रही तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार के कॉन्फ्रेंस में मैं जरूर वो वीडियो देखने को मुझे मिलेगा, और वो एक वंडरफुली आपने वो दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ऐसी है कि इसमें आपने काम तो बहुत ही बढ़िया किया, नो डाउट। सरफेस टेंशन, ये सारा खेल जो है वो सरफेस टेंशन का है। जब मैं और आपने जो स्टैंडर्ड उसके स्थापित किए, अब वो फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मेरा 2016 में क्लिनिकल मेथड्स का एक बुक आ रहा था, बस आई वाज अबाउट टू फिनिश इट, वो प्रिंटिंग में था। और यकीन मानिए जब मैंने आपके वो स्टैंडर्ड वहाँ देखे तो कल्पना कचरे जी से फोन करके मैंने बोला सर को आप पूछ लीजिए कि क्या मैं ये शेयर कर सकता हूँ बाकी लोगों के साथ। और मैंने वो स्टैंडर्ड ज़्यादा नहीं, 2-3 ही स्टैंडर्ड, जो ऑयल ड्रॉप का साइज कितना होना चाहिए, हाइट कितने हाइट से डालना चाहिए, वो सब वो मेरे लास्ट मिनट मैंने मेरे बुक में वो ऐड किए। दूसरी बात ये कि प्रॉब्लम जहाँ आता है कि डायरेक्शन की, जो डायरेक्शन में स्प्रेड होता है वो दिशा का निर्धारण करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम है वही है। और जो मैं मेरी दूसरी किताब जो टेक्स्ट बुक रोग निदान लिख रहा था, तब मैंने इसके ऊपर सर्च किया कि इसके ऊपर किस किस ने काम किया है ऑलरेडी पहले। मॉडर्न साइड में 1915 से लेकर 1915 में, 1935 और 1988 में काम हुआ है। तो 1915 और 1988 में तो उसकी सरफेस टेंशन विथ रिगार्ड टू बाइल पिगमेंट काम हुआ है। अगर 1935 में जो काम हुआ है वो अपने जैसा काम हुआ है, अलग अलग एंगल को लेके। तो उसका रिसर्च पेपर का मैंने अपने बुक में कोट किया है, आप एक बार जरूर देखिएगा उसको। उन्होंने सारी बातें क्लियर की है कि भाई ये राउंड शेप क्यों आता है। राउंड शेप इसलिए आता है कि पास्कल्स लॉ है, वो बोलता है कि जो सरफेस टेंशन, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कोहेसिवली बॉन्डेड होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, इस वजह से उसकी टेंडेंसी होती है कि कोई भी ऑयल का ड्रॉप यदि आपने डाला तो उसकी टेंडेंसी सर्कुलर ही फॉर्म होने की होती है नॉर्मल यूरिन में। अच्छा, इवन उसमें बाकी सोल्यूट्स, अगर बाकी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स है, वो सोल्यूट्स रहने के बाद भी, इवन इन कंसिडरेबल अमाउंट रहने के बाद भी उसका शेप सर्कुलर ही, मैक्सिमम टाइम सर्कुलर ही रहता है। दूसरे टाइप का शेप वेरी नहीं होता है। दूसरे टाइप का शेप वेरी होने में उन्होंने कारण बताया है कि उसका सरफेस टेंशन लोअर हो सकता है। उसके सरफेस टेंशन का उन्होंने नॉर्मल वैल्यूज देते हुए उन्होंने कहा है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस 70 मिली न्यूटन पर मिलीलीटर से 48
मिलीलीटर पर न्यूटन मिली न्यूटन पर मिलीलीटर। तो ये भी अलग अलग सरफेस टेंशन पे कैसा कैसा उसका इफेक्ट होता है, ये एक बात। दूसरी बात उन्होंने एक और करके देखा था कि अगर 1% भी ये बाइल सॉल्ट हम एडिशनल डालते हैं तो उसका सरफेस टेंशन 62% से कम हो जाता है और वो सिंक हो जाता है नीचे। तो हमें सिंक त्रिदोषज कंडीशन में ही सिंक होने वाला हमारे शास्त्र में बताया है, लिखा है। डायरेक्शन तो डायरेक्शन जो बताइए आशु विकासितम तैले, वो सर्कुलर फॉर्मेशन का और डायरेक्शन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम, क्योंकि 4 डायरेक्शन में तो साध्यता बताई और जो उपदिशा है उसमें तो एकदम टोटली असाध्य बता दिया है। तो इसका ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इसको डायरेक्शन को हम किस तरह से इसमें मैनेज करें। और दूसरा इशू यह है कि आप क्या आपने साइमल्टेनियसली उसमें जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है अलग अलग, तो वो क्या हम इसमें, यानी एक मेरी तरफ से सजेशन है फ्यूचर स्टडीज के लिए कि इसको भी साइमल्टेनियसली इसका कॉन्सेंट्रेशन निर्धारित करके एट विच कॉन्सेंट्रेशन ये चेंजेस आए, तो इस बारे में मेरे ख्याल से ज्यादा उचित, या तो फिर हम शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ऐड करके यूरिन में वो देख लिया जाए कि ये शेप चेंजेस जो हमारे साइंस में पर्टिकुलरली बताए हैं और मिलते नहीं है बट उन्होंने बताया है, तो क्या ऐसे फॉर्म हो सकते हैं। तो ये मेरा एक सजेशन है, नॉट अ क्वेश्चन। नहीं ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सर जी। आवाज आ रही सर? बोलिए, बिल्कुल। मेरा सर ये है कि सर आपका ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, एक तो अपने आयुर्वेद को सिद्धांतों को और आधुनिक की भाषा में बोलने के लिए, ये आपके लिए बधाई सर, और मेरी शुभकामनाएं भी सर आगे के लिए भी, और भी आप जो सोच रहे हैं आपके मन में जो भी है सपने साकार करने के लिए सर। ओके सर मेरा कहना है कि सर जैसे ये अब हम लोग एक मैं एक वैद्य के रूप में बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे एक प्रैक्टिस में इसको करना है तो मुझे इसके लिए जो आवश्यक इक्विपमेंट होंगे वो मुझे कैसे मिल सकते हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि ये करना है तो मैं अपनी क्लिनिक पे ही अगर परफॉर्म करना चाहूँ ये कैसे कर सकता हूँ, या कोई एक जो पैथोलॉजी लैब है वहीं से होना है उसके ही आप ये करना चाहते हैं, ये दोनों में मेरे को क्लियर करना चाहेंगे सर? नहीं, आप अपने क्लिनिक में कर सकते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट को आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए, कंटेनर दे दीजिए कलेक्शन करने के लिए, है ना। ओके। अपना टाइम बता दीजिए कि टाइम इसमें कलेक्ट करना है, उतने समय के अंदर आना है आपके पास। और एक पेटिडिस लीजिए अपना, ठीक है। पेटिडिस चाहिए, एक ऑटोपिपेट चाहिए और तिल ऑयल चाहिए, ठीक है। 3 चीज चाहिए उसमें। आप ड्रॉप डालिए और शेप को ऑब्जर्व करिए और रिकॉर्ड रखिए अपना वीडियो करके। आप बाद में एनालिसिस करते हैं किस पेशेंट में किस तरह से आया। सिंपल है, ज्यादा कोई बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट जरूरत है नहीं उसमें। अच्छा सर, ये इंस्ट्रूमेंट मतलब स्पेशल है कोई कि कहीं से स्पेसिफिक? कोई स्पेशल नहीं है। ऑटोपिपेट तो मार्केट में मिलता ही है ऑटोपिपेट, उसमें 12 माइक्रोल तो 10 to 100 ले लीजिए, इसे 12 मीटर सेट कर लीजिए उसमें। और पेटिडिस मार्केट में मिल रहा है, अवेलेबल है प्लेंटली। और तिल ऑयल, आपको एक स्टैंडर्ड तिल ऑयल होना चाहिए जो सिंपली एक बेस्ट क्वालिटी तिल ऑयल लेके उसका ऑयल आप हम लोगों ने खुद ही निकाला तेल उसको ये करके, फिर उसका एक एसिड वैल्यू निकाला। वो वैल्यू अब वो पब्लिश्ड है ऑलरेडी आई मैगजीन में, सितंबर 2012 में पब्लिश्ड है ऑलरेडी कि ऑयल का वो उसका एनालिसिस कैसा हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन वाला, ठीक है। कर सकते हैं। मैं चाहूंगा सर ये हर जगह सभी के वैद्यों के पास ये उपलब्ध होना चाहिए, कम से कम जानकारी ये सभी के पास होना चाहिए। हाँ, ठीक। आपने बहुत अच्छा ये किया सर। नहीं सर, हमें इसको कैसे हर एक के पास पहुंचा सकते हैं? जैसे अभी मैं नया टीचर हूँ, मेरे 5-6 साल हुए, तो हाउ वी कैन कैसे परफॉर्म करें इसको? ये थोड़ा सा सिंपली इसको पेटिडिस लेके करना है और हर पेशेंट में करिए रैंडमली, और रैंडमली करके उसको रिकॉर्ड करते रहिए कि कौन से पेशेंट डायग्नोसिस था। हमने तो कोशिश किया कि जो 200 के वाइज लिखा है शास्त्र में कि मिल रहा है कि नहीं मिल आएगा, बात दोस्त में इस तरह से लिखा है, सपा कर आएगा, लेकिन इस तरह से एग्जैक्टली नहीं मिला जो शास्त्र में लिखा है। लेकिन आसपास का मिला वही हो सकता है, लेकिन हमने रिकॉर्ड किया है, दोस्त के हिसाब से भी किया है, लेकिन आज तो टाइम कम था। हाँ जी, प्रोसीजर सिंपल है तेल बिंदु मूत्र परीक्षा का, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो साध्यता की दृष्टि से, इसलिए जो असाध्य व्याधियां होगी वही हमें इसमें कुछ चेंजेस मिलेंगे।
बाकी पेशेंट्स में नहीं मिलते हैं। मैंने इसके ऊपर शुरू में एक रिसर्च किया था स्टार्ट, लेकिन उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं मिले थे, क्योंकि ये जो असाध्य व्याधियां होगी, जटिल व्याधियां होगी, कॉम्प्लिकेटेड, वहीं हमें चेंजेस मिलेंगे। तो इस पे अभी बहुत सारा कार्य होना बाकी है, और हम कहाँ इसको कर सकते हैं। तो जैसे ARF में जैसे एक्यूट रेनल फेलियर में मैक्सिमम केसेस में आउट ऑफ 50 केसेस 48 केसेस में हम लोग को मिला सर्कुलर से, सर्कुलर से मिला। केवल 2 केस छोड़ के, 2 केस में वो थे पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज था दोनों का, वो 2 छोड़ के बाकी के ARF में सारे केसेस में हमको सर्कुलर से मिले, लेकिन CRF में नहीं मिला। कार सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर संदीप, नमस्कार। देवा नमस्कार। सर रिगार्डिंग द स्टैंडर्डाइजेशन जो आपने SOP किया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, वो काबिले तारीफ था सर। और बहुत सारी चीजें जैसा कि तिल तेल का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो स्प्रेड क्यों होता है, सफेद तिल तेल ही क्यों लेना चाहिए, और मूत्र कैसा होना चाहिए, मिड वाइड वगैरह, ये बहुत अच्छी चीजें आपने मुझे बताई, वो तो बहुत अच्छी बात है सर। फिर भी मेरा एक क्वेश्चन था सर कि क्या ये पेट्री डिश इनोकुलेटिंग हुड में रखना चाहिए था, जिससे रूम के अंदर का जो फैन होता है या रूम के अंदर की जो हवा, वो चीज मैं भूल गया बोलने। ये बिल्कुल सर, तो इनोकुलेटिंग हुड होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, फैन नहीं चलना चाहिए। तो वही तो इतना सिंपल नहीं जैसा अभी आपने एक प्रैक्टिशनर को बताया। हाँ नहीं, फैन वगैरह नहीं चलना चाहिए। And yes sir, sure. And my second question is regarding the room temperature. What I asked, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम करते हैं सर मॉडर्न में, उस स्पेसिफिक ग्रेविटी में रूम टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर रूम टेम्परेचर जो स्टैंडर्डाइज है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, उसमें अगर प्लस माइनस आता है तो 0.004 वाला फार्मूला वहां पे एस्टेब्लिश होता है, और वो स्पेसिफिक ग्रेविटी में वहां पे वो रूम टेम्परेचर से रिलेटेड वो फैक्टर ऐड किया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग सर, अगर आपने ये इतना बेहतरीन SOP एस्टेब्लिश किया है, तो उसके रिगार्डिंग रूम टेम्परेचर वाला भी कोई, जैसा कि इनोकुलेटिंग हुड होगा तो उसके अंदर हम कुछ इंक्यूबेटर रखकर टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे, पर रिगार्डिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डिसॉल्वेंट्स एंड जो आर्किमिडीज का तत्व है, प्लवन प्रक्रिया, जिसकी वजह से तेल तैरता है, जो आपने अभी जहाज का बताया, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी से जो रूम टेम्परेचर वाला फैक्टर वर्क करता है, क्या हमने इस तेल बिंदु के SOP में उसे भी विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जो टेम्परेचर में वेरिएशन में इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। माय थर्ड क्वेश्चन इज प्री हेपेटिक कंडीशन में जो RBC डिस्ट्रक्शन में बाइल सॉल्ट ज्यादा पैदा होता है, तो वो बाइल सॉल्ट सरफेस टेंशन को कम कर देता है, या किसी का हेपेटाइटिस में बाइल सॉल्ट आता ही आता है। तो ऐसे हेपेटिक पेशेंट के अदर डिसीजेस में हम किस तरह से, या वो एक्सक्लूड करना चाहिए या इंक्लूड करना चाहिए? नहीं, अगर तलबिंदु परीक्षा करते हुए आप उसको प्रोग्नोसिस देखना चाहते हैं, कर सकते हैं, एक्सक्लूड क्यों करना है? अब हर पेशेंट में कर सकते हैं। तो सर वो सिंक होता है, तो सर वो तो मैंने अगर सिंक होता है तो सिंक तो मैंने आज तक देखा नहीं। सिंक तो थ्योरेटिकली है कि ये होना चाहिए, लेकिन हमें कोई केस आज तक डॉट टाइप पे मिला। हाँ सर, तो अगर सिंक होता है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, मुझे थोड़ा जानना। अगर तेल बिंदु बुड़ जाता है, सरफेस टेंशन अगर बहुत कम होता है तभी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। असाध्य व्याधि, हाँ असाध्य व्याधि लिखा है कि वो त्रिदोष लिखा है, और असाध्य होगा तभी सिंक होगा लिखा है। ओके सर, तो वो इनोकुलेटिंग हुड को हमने उसको कंसीडर करना ही है ना सर? करना है उसमें, लेकिन टेम्परेचर का जो वेरिएशन हमने देखा कि हमने जो समर सीजन में भी किया, विंटर में भी किया, इतना वेरिएशन नहीं आया कि सर मैं जहाँ से आपको सुन पाया वहां से आपने किसी एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर वैद का आपने उल्लेख किया कि वो कोई सवाल नहीं करते थे, और वो केवल सरसों का तेल डालते थे। तो सरसों आपने तो SOP में क्लियर कर दिया कि मोलिकुलर वेट में लो होता है, इजीली स्प्रेड होता है, और उसका जो क्लैरिटी है पोलैरिमीटर में वो ज्यादा क्लियर होता है, वो चीज बहुत बेहतरीन है। तो सरसों तेल या अदर तेल का क्या मायने है फिर?
अगर वो करते थे तो वो सही था। वो करते थे, लेकिन वो पता नहीं क्या उनका उद्देश्य था, उन्होंने तेल तो यूज नहीं किया था, सरसों की तेल क्योंकि यूज करते थे, सरसों लेकिन तेल तो हेवी होता है सर, वो हैवी येलोविश होता होता है, हैवी होता है। है, और हम लोगों येलोविश ने प्लान डार्किश किया ग्रीन था, कलर हम लोगों ने का। आगे भी हाँ प्लान सर, किया है कि अलग अलग तेल में हम करके देखेंगे इसको। यस मेरे ख्याल सर। से यूरिन को बाइल सॉल्ट से, बाइल जो तो इजीली अवेलेबल है उससे कंसंट्रेट करके देखना चाहिए, और फिर ऑयल ड्रॉप एग्जामिनेशन करके देखना चाहिए कि क्या उस लिंक हो कंडीशन रहा में है। सिंक हो सकता है। इवन शुगर का कंसंट्रेशन भी यूरिन में बढ़ा के वो देखना चाहिए कि उसकी डेंसिटी बढ़ने के बाद या सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा लोअर होने के बाद वो सिंक होता है क्या, इसको हम त्रिदोष, और वो त्रिदोष हमारे यहाँ तो बताया कि ऐसी कंडीशन ऑलमोस्ट असाध्य होती है, तो उसको एग्जैक्टली। क्लिनिकल बैकग्राउंड में उसको जोड़ के देखना चाहिए। इट विल बी अ वंडरफुल स्टडी, आई थिंक इफ यू कैन कंडक्ट दैट। डायबिटीज एंड पेशेंट में हम लोगों ने, डायबिटीज पेशेंट में कुछ स्टडी हुआ था, जो हम एग्जैक्टली। जो B2 ज्वाइन किए थे, उसमें एक स्टूडेंट थी डॉक्टर रंजिता करके, तो वो कर रही थी, लेकिन उस समय स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ था ये टेक्निक, हाँ सर, स्टैंडर्डाइज नहीं किया था, डायबिटीज में डिसॉल्वेंट ज्यादा होने से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा मिलता है। इट इज ज्यादा वन मिलता पॉइंट है। नॉट नॉट हाँ सर, 25 to 1.0030 यहाँ तक जाता है वो। तो सर मेरा उस लास्ट केसेस में, क्वेश्चन है, मैं म्यूट हो जा सर, मेरा लास्ट हाँ क्वेश्चन बोलिए, है, मैं म्यूट हो जाऊंगा। एक आखिरी तकलीफ देना चाहता हूँ, मुझे जरूर बोलिए, बताएं कि बोलिए। जब आपने जो वॉलेंटियर्स लिए थे, जी जी। तो लड़कों में और लड़कियों में जो यूरिनरी पाथ और उसका कॉन्टेमिनेशन है अल्बुमिन वाला वजाइनल सिक्रीशंस, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई वेरिएशंस मिले थे? हमने एक्चुअली मैक्सिमम जो 100 वॉलंटियर हैं वो सारे बॉय स्टूडेंट ही थे, क्योंकि हमने हाँ सर। एक डाइट पैटर्न यूज किया था ना। हाँ सर। बाद में प्रकृति परीक्षा में जो हम लोगों ने किए थे प्रकृति के हाँ हिसाब सर। से, उसमें फीमेल मेल दोनों लिए थे, ठीक है। ओके ओके, उसका तो मेंस्ट्रुअल ये, साइकिल वगैरह ये, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद की बात करके लिए थे वो, है ना। तो तो उसमें कॉन्टेमिनेशन ऑफ वजाइनल वैसा कुछ, और उसकी वजह से कुछ नहीं, तेल वो बिंदु में फर्क पड़ा? मिड स्ट्रीम आया था, इसलिए कंटामिनेशन का चांसेस कम थे। यस यस, यू आर राइट सर, वेरी राइट, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सर। संदीप जी डोंट यस लीव। सर। मेरे ख्याल से नमस्ते सर। हेलो। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जहाँ मैडम 2 मिनट रुकिए आप। हाँ हाँ, ग्लाइकोसूरिया भी और प्रोटीन यूरिया भी कॉमनली रहता है, हाँ और हाँ हाँ। ग्लाइकोसूरिया के कारण इन्फेक्शन, ऑफेंडिंग इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो कास्ट भी यूरिन में बहुत ज्यादा आते हैं, इपिथेलियल कास्ट भी आते हैं, बाकी हाँ तो सोल्यूबल बड़े, तो सॉल्वेंट उसमें जो सोल्यूबल बड़े, हाँ। सॉल्वेंट्स है, कहने का मतलब क्या है, उस अवस्था में ये यूरिन ड्रॉप एग्जामिनेशन करने से हमको जो शास्त्रोक्त जो साइजेस, वो शेप साइज एंड शेप वेरिएशंस अलग अलग बताए, साध्य और असाध्य अवस्था के, तो खासकर असाध्य अवस्था के जो बताए है उसको बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा उस डायबिटिक नेफ्रोपैथी के स्टेज में अगर हम करते हैं तो, या इवन डायबिटीज के एक सिंपल डायबिटीज भी ले लिया, उसको क्वाइट ऑफन यूरिनरी इन्फेक्शंस होते रहते हैं, प्रोटीन यूरिया आते रहता है, पर सर वागे सर, जो कर सर ने इतना सारा स्टैंडर्डाइजेशन किया है, इतने सारे मोडालिटीज को यूज किया है, इतने सारे अदर डिपार्टमेंट्स को यूज करते हुए उसका एसओपी रेडी किया है, ये वाकई काबिले तारीफ है, ये हद नहीं है इसकी तो। नो डाउट, वाज अ वंडरफुल वर्क, इट्स अ वंडरफुल वर्क, कंट्रीब्यूशन है, सैल्यूट करूंगा मैं उनको। और ये क्या है कि ये हमको सबको प्रेरणा देने वाला वर्क है, और ये कितना बेहतरीन उन्होंने पूरा इंजीनियरिंग वर्ड यूज किया है। लिटिल सजेशन ही था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में है जहाँ ये पॉसिबल है, तो यहाँ सर सिर्फ केवल हमारे तरफ से सजेशन है, ये क्वेश्चन भी नहीं है। थैंक यू सर। वो मैडम कुछ मेरे ख्याल से तो उनका सत्कार करना चाहिए इस ये वंडरफुल वर्क के लिए उनका। सर बेहतर, मैं हमेशा मैडम प्लीज जाइए, मैडम पूछते हैं। रंजिता बॉस बोलिए। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। वही डायबिटीज पे डिस्कशन हो रहा था, तो मैं स्टैंडर्डाइजेशन होने से पहले ही काम शुरू की थी, और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इसमें जो डायबिटिक मतलब जो माइल्ड कंडीशन में रहते हैं या कंट्रोल डायबिटीज जो रहते हैं, उनमें सर्कुलर फीचर्स दिखा था, और जिसमें भी कॉम्प्लिकेसी यानी कि इवन रेटिनोपैथी भी अगर है, वो डायरेक्टली यूरिन के साथ भी रिलेटेड नहीं है, तब भी उनमें जो है फीचर्स उसके कॉम्प्लिकेटेड या असाध्य की तरफ दिखा था। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि जिसमें अगर मतलब कंट्रोल डायबिटीज है, तो उसमें फीचर्स क्या बोलते हैं, मतलब असाध्य की तरफ रहा, यानी कि अगर कंट्रोल डायबिटीज है तो वो आयुर्वेद की जो मेडिसिन है उसमें हम उसको क्योर के तरफ ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब।
में मतलब एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? मैडम आपके रिगार्डिंग एक आंसर मैं देना चाहूंगा। सुश्रुत सूत्र स्थान में मधुमेह से रिलेटेड प्रमेह निवृत्ति लक्षण के रिगार्डिंग एक श्लोक आया है और बहुत से लोगों को हाँ कि जिसमें प्रमेही रुग्ण में निवृत्ति लक्षण आते हैं। तो ये निवृत्ति लक्षण प्रमेयण यदा मूत्रम अनाविलम अपिचिलम विशदम अनाविलम यदा आरोग्य पचख्यते। हाँ सर, रिगार्डिंग दैट अगर डायबिटीज कंट्रोल है तो आयुर्वेद ने पहले ही बता दिया है, ये याप्य है, जब तक दवाई चलेंगी तब तक वो कंट्रोल आएगा। जैसा दवाइयाँ खत्म होती वैसा उसका आविलम, फिस्चुलम, मधुरम, गुणम ये सब बढ़ जाता है। तो ये कार सर ने जो श्लोक बताया वही श्लोक रिगार्डिंग सुश्रुत वाला ये वर्क करता है। और बहुत से लोगों को अगर हमने पूछ लिया प्रमेह निवृत्ति लक्षण क्या होते तो बोलते प्रमेह ठीक ही नहीं होता। अरे पर दिया है आयुर्वेद में, और उसके रिगार्डिंग ये श्लोक के रिगार्डिंग हम कुछ अलग से थीसिस और रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं, जैसा कि कार सर ने अभी जो रेफरेंस बताया वही रेफरेंस। थैंक यू। थैंक यू। लगता है कंक्लूड करें। मैडम आपके हाथ में स्विच ऑफ करना। नहीं सर, डिस्कशन जो टॉपिक था वो भी बढ़िया था सर का, प्रेजेंटेशन भी और डिस्कशन वही कह रहा मैंने, बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए इसको रोकने की इच्छा तो नहीं है। लेकिन सर लेकिन तो कर सर से प्रॉमिस लेते हुए कि फिर से आएंगे वो। थैंक यू। सर तो सर ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो अपना ये रिसर्च वर्क है इसको सबके साथ इतने अच्छे तरीके से शेयर किया, और हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिला सभी को। तो मैं कर सर का हृदय आभार मानती हूँ सभी की तरफ से कि सर आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, आज बहुत अच्छा लेक्चर हुआ। और जितने भी आज जुड़े हमारे साथ, रंजिता इक्का जी को भी नमस्कार। रंजिता इक्का मैडम भी जुड़ी, कर साहब का प्रभाव है ये। नमस्ते सर। नमस्ते रंजिता जी। सर वो बिलिरुबिन वाला मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। हाँ बस बोलिए ना। एक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव का केस था, उसका बिलिरुबिन मतलब कम से कम शायद 40-50 ऐसे कुछ था, बट उसमें भी सर्कुलर फीचर आया था। और ग्रेजुअली बाद में जैसे मेडिसिन वगैरह उसको चले तो वो काफी मतलब बहुत उसका रिकवरी हुआ था अच्छे से। तो इस तरीके से है कि जो इवन मॉडर्न में भी जिस केसेस को फेलियर काइंड ऑफ माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में अगर उसका मूत्र परीक्षा में फीचर्स अच्छे आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास उसके मेडिसिन अवेलेबल है। ओके, थैंक यू। उपाध्याय सर हमारे साथ जुड़े लास्ट में, मैं सर का भी धन्यवाद करती हूँ कि सर ने टाइम निकाल के हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर संदीप दहिलेकर सर, सुभाष वाघे सर, आप लोगों ने अपने इनपुट्स दिए, आप लोगों ने भी एक अच्छा पॉजिटिव डिस्कशन किया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और यहाँ जितने भी जुड़े, पवन सर, आज अतुल जी और किनी मैडम जुड़ नहीं पाई, तो और बाकी भी जितने सारे हमारे साथ आज जुड़े और इसको शांतिपूर्वक सबने जो है इस लेक्चर का जो आस्वादन लिया, तो मैं सबका आभार मानती हूँ, सबको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।